हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम रविशंकर मिश्रा। हम अपने इस वीडियो में आप सभी को जो सीएमए इंटरमीडिएट में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर में अकाउंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इसके कॉन्सेप्ट और इंस्टीट्यूट का सम्स अभी हम आपको समझाने वाले हैं। इसमें जो है वो जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है ये हम आपको ईच एंड एवरी इलस्ट्रेशन और सम्स के साथ हम आपको समझाते हुए चलेंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि इंश्योरेंस कंपनीज में जनरली इंश्योरेंस कंपनी लोगों से प्रीमियम लेकर के उस प्रीमियम को बहुत सारे कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, ओके। और जिससे वो प्रीमियम लेता है उसका नाम रहता है भाई, जो भी एलआईसी होल्ड करता है उसको पॉलिसी होल्डर बोलते हैं, ओके। और कंपनीज के मतलब जो एलआईसी के अंदर में जो प्रीमियम जमा किए हुए रहते हैं उसका एक मैच्योरिटी पीरियड रहता है। जब वो पीरियड पूरा हो जाता है तो लोग अपना पैसा क्लेम करके एलआईसी कंपनी से अपना पैसा ले लेते हैं, पॉलिसी होल्डर लोग, ओके। और जो एलआईसी कंपनी बीच में वर्क करता है लोगों से प्रीमियम लेकर के, वो अलग अलग कंपनीज में पैसा लगाता है। तो जो एलआईसी कंपनीज है वो यहां पर उस कंपनी के लिए शेयर होल्डर माना जाता है जिस कंपनी में एलआईसी लोगों से प्रीमियम लेकर के पैसा लगाता है और वहां से वो खुद कमा करके लोगों को रिटर्न करता है। इसमें एक फिक्स अमाउंट रहता है जो वो पॉलिसी होल्डर लोगों को रिटर्न करता है। भले ही मार्केट कितना भी गिर जाए, कितना भी बढ़ जाए, जो बीच का लॉस या प्रॉफिट है डिफरेंस वाला जो इसको देना पड़ता है पॉलिसी होल्डर को, उसके अलावा जो हुआ वो सारा ही एलआईसी कंपनी के पास ही रहता है, ओके। इंश्योरेंस कंपनी के पास ही रहता है, ओके। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि इंश्योरेंस कंपनी इतना ज्यादा प्रॉफिट में है आज के टाइम में जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि इनका कभी लॉस होता ही नहीं है। फिलहाल आप आ जाइए, हम आपको जो सम्स है वो करवाते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि हम आपको अभी एक सेक्शन पेज नंबर 390 में हम आपको एक सेक्शन बताने वाले हैं, सेक्शन नंबर 28। आप पहले एक बार ये समझ लीजिए, जब एलआईसी कंपनी का पूरा प्रॉफिट निकल के आ जाता है तो एलआईसी कंपनी, अगर क्वेश्चन में कुछ परसेंटेज नहीं दिया हुआ रहता है तो उस प्रॉफिट का 95% यहां पर आप पढ़ लीजिएगा, 95% ये लोग पॉलिसी होल्डर को दे देता है, पॉलिसी होल्डर को, ओके। और जो 5% रहता है वो शेयर होल्डर को दे देता है। एलआईसी कंपनी का भी लोग शेयर खरीदे हुए रहते हैं और बहुत लोग अपना एलआईसी की मतलब करवाए हुए रहते हैं, यानी इंश्योरेंस जो करवाते हैं उसको पॉलिसी होल्डर बोलते हैं, और जो एलआईसी कंपनी का शेयर खरीदा हुआ रहता है इंश्योरेंस कंपनी को, उसको शेयर होल्डर बोलते हैं। यानी ये अपने प्रॉफिट का 95% पॉलिसी होल्डर को देता है और 5% शेयर होल्डर को देता है। ऐसा यहां पर इन्होंने क्वेश्चन में लिख करके रखा हुआ, यही इनका रूल है, ओके। फिलहाल हम आपको ये वाले चीज को आप कॉपी में नोट कर लेना, ओके। इसके अलावा हम आपको सारा एवरीथिंग हम आपको इन्फॉर्मेशन सोल्यूशन के साथ ही समझा देंगे। यहां पर देखो इलस्ट्रेशन नंबर 28 है, इसमें इन्होंने कुछ भी नहीं बोला, हम आपको अभी सॉल्व करके दिखाएंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 28, इलस्ट्रेशन 28, ओके। आप आएंगे जब इलस्ट्रेशन 28 में, इलस्ट्रेशन 28, इसमें इन्होंने बोला कि एक कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, जिसके पास आज के डेट में जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पास लाइफ एश्योरेंस फंड है वो 62,21,310 रुपीज है। यानी इनके पास जो लाइफ अश्योरेंस फंड है वो इनका 62,21,310 रुपीज है, 21,310 रुपीज है। यहां पर आप हेडिंग दे देना अमाउंट इन रुपीज, ओके, ये दे देना। ये इनके पास आज के डेट में पैसा है, ओके। यानी मान लो कि हम एक एलआईसी कंपनी है और आप पॉलिसी होल्डर हो इस पूरे सवाल में, आप ऐसे समझ करके चलो। तो मेरे पास लोगों से लिया हुआ प्रीमियम का पैसा को जोड़ करके मेरे पास 62,21,310 रुपीज मेरे पास पड़ा हुआ है। अब यहां पर यह सवाल है कि इसमें से जो 4 आइटम नीचे दिया हुआ है उसमें कौन सा आइटम ऐड होगा, कौन सा आइटम लेस होगा। जो 5 आइटम टोटल दिया हुआ, 5 आइटम, ओके। तो क्लेम कवर्ड अंडर री इंश्योरेंस, यानी ये वो पैसा है 12,000। अच्छे से समझिएगा, सभी का मीनिंग हम आपको समझ के साथ समझा रहे हैं। ये वो पैसा है, यहां पर देखो, क्लेम इंटीमेटेड बट नॉट एडमिटेड, ओके, बट नॉट एडमिटेड। ये वो पैसा है 26,500 जो लोगों ने, जो पॉलिसी होल्डर ने अपना मांग लिया है इंश्योरेंस कंपनी से, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी अभी तक दिया नहीं है, ये वो पैसा है। तो क्या ये इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ेगा? जी हां, देना पड़ेगा। तो क्या इसका जो ये फंड है इसमें से ये लेस होना चाहिए? यहां पर लेस देखो, लेस में क्लेम इनिशिएटेड जो अमाउंट है 26,000, कितने का अमाउंट है? 26,500। क्या ये अमाउंट इनको देना पड़ेगा? जी हां, इनको देना पड़ेगा, ओके। तो ये कब देना पड़ेगा? ये अभी माइनस कर देते हैं। तो इन्होंने ऊपर में क्वेश्चन में बोला है कि 26,500 तो इनको देना पड़ेगा, ये तो सच है, लेकिन उसमें से 12,000 रुपीज ऐसा रुपया है जो पॉलिसी होल्डर बोल रहा है कि मेरा समय तो हो गया है, मेरे को तो पैसा आपसे लेना ही है, लेकिन आप मुझे दीजिए मत, इस पैसा का री इंश्योरेंस कर दीजिए। यानी ये पैसा वो लोग इंश्योरेंस कंपनी को ही बोल रहा है अपने पास ही रख लीजिए और इस पर एक नया इंश्योरेंस मेरे को इशू करके दे दीजिए। यानी लोग जो पैसा मांग लेते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, उसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लेम। तो उतना पैसा इंश्योरेंस कंपनी के पास से घट जाना चाहिए। उनका जो टोटल पैसा है ये 62,21,310 रुपीज, लेकिन उसमें से 12,000 रुपीज ये लोग नहीं मांग रहा है, बोल रहा है कि रिमेनिंग अमाउंट ही दीजिए, 12,000 रुपीज का री इंश्योरेंस कर दीजिए, यानी फिर से मेरा आप इंश्योरेंस कर दीजिए। तो 26,500 माइनस 12,000,
14,500, 14,500। यहां पर आप 12,000 को माइनस कर दीजिएगा, आपको नेट में जो माइनस करना है वो 14,500 ही माइनस करना है। अगला अमाउंट में चलते हैं, ये वाला आइटम तो हो चुका है इस दोनों का हिसाब। आगे आपको बोल रहा है कि बोनस यूटिलाइजेशन इन रिडक्शन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। आप अच्छे से देखिए, देखो जब कभी भी इंश्योरेंस कंपनी को सामने वाले पॉलिसी होल्डर से प्रीमियम मिलने वाला रहता है, जैसे यहां पर इसको प्रीमियम मिलेगा ना, प्रीमियम मिलना बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, तो हम इंश्योरेंस कंपनी है और आप पॉलिसी होल्डर हो, आप मुझे प्रीमियम दोगे और अभी तक दिए नहीं हो, आउटस्टैंडिंग हो गया है, तो मुझे तो आपसे मिलेगा ना, जो चीज मुझे आपसे मिलेगा वो ऐड करेंगे हम 5410। तो हम यहां पर ऐड करेंगे, हम बोलेंगे भाई प्रीमियम जो है वो मेरे को आपसे मिलने वाला है, आउटस्टैंडिंग है, ओके 5410 ये मुझे आपसे मिलने वाला है, तो हम इसको ऐड कर लेंगे क्योंकि मुझे आपसे मिलेगा। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन सिक्योरिटीज, अब हम इस पैसा को जिस कंपनी में पैसा लगाए हैं, हम आपसे पैसा लिए प्रीमियम का और हम बहुत सारे कंपनी में पैसा लगाए हैं, हो सकता है हम कहीं डिवेंचर में भी पैसा लगाए हो, तो वहां से मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा। तो जो चीज मुझे मिलेगा, चाहे आपसे मिले प्रीमियम या किसी कंपनी से डिविडेंड या इंटरेस्ट मिले, वो सारा पैसा हम इस लाइफ अश्योरेंस फंड 62,21,310 में ऐड करेंगे, तो 8260 भी ऐड होगा। तो यहां पर हम बोलेंगे कि जो मुझे, यानी मुझे एज ए इंश्योरेंस कंपनी, ये कैलकुलेशन इंश्योरेंस कंपनी कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि जो मुझे पैसा मिलेगा इंटरेस्ट अक्रूड 8260 ये मुझे मिलेगा। लेकिन अब अच्छे से समझो, मुझे आपसे पैसा जो प्रीमियम का मिलता है उसमें से मैंने 4,500 आपको बोनस देने का सोचा कि सुनो ना, हम जितने भी मेरे पॉलिसी होल्डर हैं सबका टोटल कर लिया और टोटल करके 4,500 हम बोनस देना चाह रहे हैं रुपया के तौर पे, मॉनेटरी टर्म में। तो पॉलिसी होल्डर लोग बोल रहे हैं कि प्लीज मुझे बोनस मत दीजिए, जब हम प्रीमियम पे करने के लिए आएंगे तो आप प्रीमियम को ही रिड्यूस कर दीजिएगा, जितना आप मुझे बोनस देंगे उतना अमाउंट से। तो क्या ये पैसा मेरे पास आ रहा है या मेरे पास से ही जा रहा है? मुझे तो आपसे प्रीमियम मिलता, लेकिन प्रीमियम लेने के टाइम में जितना बोनस हम आपको देना चाह रहे हैं वो आप अपना प्रीमियम को रिड्यूस करने में यूटिलाइज कर लिए। तो एक तरह से हम इंश्योरेंस कंपनियां, मेरे पास से जा रहा है, मेरे पास प्रीमियम अब बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं आएगा, जितना हम बोनस देना चाह रहे हैं उतना कम आएगा प्रीमियम, यानी मेरे पास से एक तरह से चला गया 4,500। तो यहां पर जो ये बोनस है, बोनस यूटिलाइजेशन, ये 4,500 माइनस हो जाएगा। ओके, मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। इंस्टीट्यूट ने भी यही किया है, सभी एडलेस वाले का हिसाब किताब करके इन्होंने यहां पर बोला है कि भैया अब जो एडलेस करने के बाद बैलेंस आएगा, बैलेंस ऑफ लाइफ एश्योरेंस फंड 6215,980, ये अमाउंट आ जाएगा 6215,980 और इसको बोलेंगे बैलेंस ऑफ लाइफ अश्योरेंस फंड। उम्मीद करते हैं कि ये सारा सम्स आपको, ये वाला सम समझ में आ गया। अब हम आपको अगला सम जो है वो समझाएंगे, आप थोड़ा पेशेंस बना करके रखिए। ओके, अब देखो यहां पर इलस्ट्रेशन नंबर 29 में इन्होंने पूछा क्या क्या है। इन्होंने बोला है कि वैल्यूएशन बैलेंस शीट बना करके दिखाओ, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर फॉर द 2 ईयर पीरियड बना करके दिखाओ, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कितना होगा ये बताओ अपने को। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने दिया क्या क्या है वो बताइए। सबसे पहले हम लोग नेट प्रॉफिट निकालते हैं फॉर द 2 ईयर पीरियड। इन्होंने यहां पर जो दिया है वो क्या दिया है भाई, इन्होंने दिया है यहां पे, इन्होंने बोला है कि एक लाइफ इंश्योरेंस फंड ऑफ प्रकाश लाइफ इंश्योरेंस कंपनी वाज 34 लाख, ओके, ऑन 31 मार्च 2023, यानी इनका लाइफ इंश्योरेंस फंड इतने का है। इट्स एक्चुअल वैल्यूएशन ऑन 31 मार्च 2023 डिस्क्लोज अ नेट लायबिलिटी ऑफ 28,80,000। तो इस दोनों का जो डिफरेंस होगा यही हो जाएगा प्रॉफिट। ओके, यही है प्रॉफिट। आप अगर इसको, यहां पर इन्होंने क्या बोला है कि वैल्यूएशन बैलेंस शीट बनाने के लिए, तो जब आप इलस्ट्रेशन 29 बनाएंगे और आप हेडिंग देंगे वैल्यूएशन बैलेंस शीट, ओके, बनाएंगे, तो आपको सबसे पहले लिखना होगा कि भैया यहां पर हम लिखेंगे लाइफ अश्योरेंस। अच्छे से समझिएगा, कोई भी जो इंश्योरेंस कंपनी होता है, हम आपको पहले ही बताए थे कि हम हैं इंश्योरेंस कंपनी और आप हैं पॉलिसी होल्डर, आप ये मान करके चलिए। तो जो इंश्योरेंस कंपनी होता है उनको जो लोगों से पैसा मिलता है और वो अलग अलग जगह पैसा लगाते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा लगाया गया पैसा इंश्योरेंस कंपनी के लिए एसेट्स होता है। यानी जो लाइफ अश्योरेंस फंड है 34 लाख का, ये इनके लिए एक एसेट्स है, तो इन्होंने एसेट साइड में इसको लिखा। ये बैलेंस शीट है, आप ये समझ लीजिए, ये बैलेंस शीट है और ये इनका एसेट्स है। ओके, अब जो लायबिलिटी साइड है, इस साइड में इनको लिखना पड़ेगा कि नेट लायबिलिटी अपना कितना है, मतलब नेट में लायबिलिटी। तो इन्होंने यहां पर नेट लायबिलिटी दिया है 28,80,000। तो जो डिफरेंस बच गया दोस्तों, यही है प्रॉफिट, क्योंकि एसेट्स माइनस नेट लायबिलिटी इक्वल टू बैलेंसिंग फिगर इज प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना आएगा आप देख लीजिए, प्रॉफिट आएगा 5,20,000। ओके, और हमारा जो बैलेंस शीट है वो 34 लाख से मैच कर चुका है। यहां पर हमारा बैलेंस शीट 34 लाख से मैच कर चुका है, यहां पर हमारा बैलेंस शीट खत्म। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने आगे क्या बोला, इन्होंने आगे बोला कि आप मेरे को प्रॉफिट भी बताइए, 2 साल के लिए मुझे प्रॉफिट बताइए। तो 2 साल के लिए अगर हम प्रॉफिट बताएंगे तो इस दोनों का जो डिफरेंस है 5,20,000
मुझे इसी को प्रॉफिट बोल देना चाहिए, लेकिन इन्होंने बोला रुको रुको रुको, पिछला 2 साल में मैंने लोगों को कुछ बोनस दे दिया है। प्रीवियस एन इंटरिम बोनस ऑफ 40,000 वाज पेड टू द पॉलिसी होल्डर ड्यूरिंग द प्रीवियस 2 ईयर पीरियड। तो अगर वो नहीं दिए होते तो 40,000, अच्छे से समझना, पिछले 2 साल के पीरियड का टोटल मिला करके आज के डेट का प्रॉफिट पूछ रहे हैं ये लोग। तो एसेट्स माइनस नेट लायबिलिटी करके 5,20,000 अभी प्रॉफिट आया है। आप अभी देख पा रहे होंगे यहां पर 5,20,000 का प्रॉफिट आया हुआ है। तो हम इसी को आंसर बोल देंगे कि रोमन 1 में तो हम मुझे बोला गया था वैल्यूएशन बैलेंस शीट बनाने, हम वो बना दिए। रोमन 2 का भी वही आंसर होगा, ऐसा हम बोल देंगे। लेकिन इन्होंने बोला कि प्रीवियस 2 ईयर में मैंने लोगों को इंटरिम बोनस समय से पहले जो इंटरिम बोनस दिया जाता है वो इन्होंने 40,000 दिया है। अगर वो बोनस पॉलिसी होल्डर को नहीं देते तो वो पैसा भी इंश्योरेंस कंपनी के पास ही रहता, और वो का पैसा भी अगर कंपनी के पास ही रहता तो इनका 40,000 से प्रॉफिट ज्यादा आता, बिकॉज इनका लाइफ इंश्योरेंस फंड 40,000 से यहां पर ज्यादा रहता, 34,40,000 रहता। ओके, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि तब हमारा जो प्रॉफिट है वो 5,60,000 हो जाएगा। आपको यहां पर यही लिखना है कि हमारा जो, हम तो आपको सबसे पहले ए नंबर बता दिए, यहां पर ए नंबर बता दिए। अब जो हमारा बी नंबर है, आप बोलोगे कि प्रॉफिट फॉर प्रीवियस 2 ईयर पीरियड के लिए हो जाएगा 5,20,000 प्लस 40,000 का बोनस इक्वल टू 5,60,000। ये हमारा दूसरे वाले पोर्शन का आंसर। इन्होंने बोला कि इसमें से लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कितना करेंगे वो मुझे बताइए। अगर ये लोग रखना चाह रहे हैं अपने पास ही, इंश्योरेंस कंपनी वाले का जो प्रॉफिट है वो 5,60,000 है, ये लोग इसमें अपने पास रखना चाह रहे हैं और अगले साल कैरी फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं 1,10,000। कहने का मतलब है कि जो पैसा पॉलिसी होल्डर लोग इंश्योरेंस कंपनी के पास रखना चाहता है और इंश्योरेंस कंपनी उसको नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करेगा, वो घटा करके जो बच जाएगा वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अच्छे से समझिएगा। तो अभी हम आपको सी नंबर सॉल्व करके बताते हैं। सी नंबर, तो जब हम इसका सी नंबर को सॉल्व करेंगे तो हम बोलेंगे कि मेरे पास अवेलेबल जो फंड है, अवेलेबल जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट वो है 5,60,000। ओके, लेकिन हम लोग जो कैरी फॉरवर्ड करेंगे जितना बैलेंस, यानी जो पैसा हम अपने पास रखना चाहते हैं, इंश्योरेंस कंपनी अपने पास रखना चाहता है, वो है 1,10,000। तो ये लोग दे सकता है 4,50,000, यानी 4,50,000 ही पैसा ये लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो यहां पर आप बोलोगे प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। कितना है भाई प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल? 4,50,000। तो जो 4,50,000 अवेलेबल है लोगों के लिए, ठीक है, इसमें से 95% दिया जाएगा, 95% दिया जाएगा पॉलिसी होल्डर को, और जो 5% है ये दिया जाएगा शेयर होल्डर को। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इसका सेक्शन है 28। ओके, अच्छे से समझ पा रहे होंगे आप। तो आप 4,50,000 निकालिए, इसी का 95% आप करिए तो आ जाएगा 4,27,500। कैसे निकाले हम आपको निकाल के दिखाते हैं। एक बार इसको हटा दीजिए, एक बार हम इसको हटाते हैं, रुक जाओ। ये है पॉलिसी होल्डर को देना है कितना, 4,50,000 का 95%। तो 4,50,000 का 95% आ रहा है 4,27,500। और जो रिमेनिंग बच गया 4,50,000 का 5%, ये शेयर होल्डर को दिया जाएगा। 4,50,000 का 5% शेयर होल्डर को 22,500 दिया जाएगा। अब यहां पर सवाल यह आता है कि क्या ये पैसा जो 4,27,500 है, ये पूरा का पूरा पॉलिसी होल्डर को दिया जाएगा, या पॉलिसी होल्डर को ऑलरेडी हम लोग पहले दे चुके हैं कुछ, तो इन लोगों को बोनस के तौर पर प्रीवियस 2 ईयर में इंटरिम बोनस ऑलरेडी पेड है, ऑलरेडी पेड टू पॉलिसी होल्डर। कितना दिए हैं पॉलिसी होल्डर को? ऑलरेडी आप कितना देकर के रखे हो? 40,000 ऑलरेडी देकर के रखे हो। तो जो रिमेनिंग बच गया 40,000 इसमें से माइनस कर दीजिए, 4,27,500 में से 40,000 माइनस कर दीजिए, बच गया 3,87,500 ही आपको देना है अमाउंट गिवन टू पॉलिसी होल्डर। अमाउंट टू बी गिवन होगा, थोड़ा इंग्लिश सही कर देते हैं, अमाउंट टू बी गिवन टू पॉलिसी होल्डर, यानी या प्रॉफिट टू बी गिवन टू पॉलिसी होल्डर, प्रॉफिट टू बी गिवन टू पॉलिसी होल्डर, यानी पॉलिसी होल्डर को अभी इतना ही पैसा देना है, रिमेनिंग शेयर होल्डर को देना। ओके, चलिए, जो पैसा इनका डिफरेंस बचेगा ये इंश्योरेंस कंपनी अपने पास रखेगा। अब जो इन लोगों का आंसर है वो देख लीजिए आप, इन लोगों ने भी यही किया है, और 3,87,500 इन्होंने पॉलिसी होल्डर को दिया, मतलब देने के लिए, टू बी गिवन मतलब है कि देने वाले हैं, इन लोगों को देना पड़ेगा, और बाकी शेयर होल्डर को दिया। उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम आपको अगला क्वेश्चन समझाते हैं। देखो, अभी जो हम आपको इलस्ट्रेशन नंबर 29 बताए हैं उसी के जैसा ये इलस्ट्रेशन नंबर 30 भी है, बस इसमें जर्नल एंट्री भी पास करना है और अलग से रेवेन्यू जनरेट हुआ ये भी दिया हुआ। यहां पर इन्होंने ये बोला इलस्ट्रेशन नंबर 30 में कि फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर ऑफ वेल लाइफ
अश्योरेंस कंपनी प्रिपेयर वैल्यूएशन बैलेंस शीट। वैल्यूएशन बैलेंस शीट तो आपको पता ही है कि बैलेंस शीट ऐसे बनाओगे, कहां गया इलस्ट्रेशन 30। आप बोलोगे कि भाई वैल्यूएशन बैलेंस शीट बनाएंगे, ये हुआ हमारा एसेट्स, ये हुआ हमारा लायबिलिटी, ओके लायबिलिटी, इसको करते हैं क्लोज। आपको वैल्यूएशन बैलेंस शीट बोला एंड प्रॉफिट बोला, जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट बनाने के लिए 31 मार्च 2023 का बोला। 31 मार्च 2023 का ध्यान दीजिएगा, आपको जो वैल्यूएशन बैलेंस शीट पूछा है वो एज ऑन 31 मार्च 2023 का बोला है, ओके। तो आपको उस दिन का चाहिए रेवेन्यू, 31 मार्च 2023 का रेवेन्यू चाहिए। क्या ये जो लाइफ इंश्योरेंस फंड है एक साल पहले का 1 अप्रैल 2022 का, ये हमारे किसी काम का है? नहीं है, ये हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये एक साल पहले का ओपनिंग बैलेंस है। मेरे को पूछा गया है 31 मार्च 2023 का, तो ये वाला बैलेंस हम लिखेंगे रेवेन्यू बैलेंस, ठीक है, या आप लाइफ अश्योरेंस फंड भी बोल सकते हो इसको। क्या वैल्यू है भाई? 240 रुपीज इन लैक्स है ये रुपीज इन लैक्स है, आप क्वेश्चन में देख लीजिएगा 240, ओके। आगे बढ़ते हैं, आपको लेके चलते हैं क्वेश्चन में। अब इन्होंने देखो, अब आपको वैल्यूएशन बैलेंस शीट में तो मैंने पहले ही बोला था कि नेट लायबिलिटी को, आपको नेट लायबिलिटी जो सेम डेट का होगा 31 मार्च 2023 का ही, उसको आपको लायबिलिटी साइड में 165 का रिकॉर्ड करके माइनस करना है। तो यहां पर आप बोल दोगे कि नेट लायबिलिटी हमारा है 165 का, तो जो रिमेनिंग बच गया ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। सिमिलरली जैसे अभी पिछला वाला इलस्ट्रेशन में किए हैं, जस्ट प्रीवियस इलस्ट्रेशन में। तो 240 माइनस 165 आ गया अमाउंट आपका 75 का, और बैलेंस शीट का टोटल हो जाएगा 240 का आपका टोटल हो गया। यहां तक खेला खत्म है। अब इसके बाद इन्होंने बोला कि प्लीज मेरे को एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट भी बनाकर दिखाओ ना। तो आप सबसे पहले बोलोगे कि भाई ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत ही सिंपल है, कोई हार्ड वर्ड नहीं है, आप ऐसे समझ लीजिए। प्रॉफिट अवेलेबल, आप बोलोगे कितना है प्रॉफिट अवेलेबल? प्रॉफिट अवेलेबल नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं कि जो प्रॉफिट हुआ है, ओके। प्रॉफिट जो यहां पर हुआ है वो 75 का हुआ है, आप देख पा रहे होगे 75 का हुआ है। लेकिन क्या इन्होंने, कंपनी ने कुछ प्रीवियस कुछ समय में बोनस कुछ दे दिया है? अगर बोनस दे दिया है, इंटरिम पीरियड का बोनस दे दिया है, वो नहीं दिया होता तो प्रॉफिट बढ़ा हुआ रहता 25 से। तो इन्होंने 25 लाख का प्रॉफिट दे दिया है लोगों में, तो वो अगर नहीं दिया हुआ रहता, ओके, आपको यहां पर इंटरिम बोनस को ऐड करना पड़ेगा कि इन्होंने दे दिया है कंपनी वालों ने, अगर इंश्योरेंस कंपनी वालों ने अगर ये बोनस नहीं दिया होता तो हमारा जो प्रॉफिट है, आपको क्वेश्चन में क्या बोला? आपको बोला प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। तो एक बार के लिए आपको प्रॉफिट टोटल निकालना ही पड़ेगा, आपको इंटरिम बोनस ऐड करके एक बार के लिए टोटल निकालना पड़ेगा। बाद में जाकर के आप जब उसको पेमेंट कितना करोगे वो निकालोगे, तो उस टाइम में आप जो बोनस ऑलरेडी पहले दे दिए रहते हो वो आप माइनस कर देते हो, जो कि इलस्ट्रेशन 29 में अभी हम आपको दिखा रहे हैं। देखो, एक बार जब इलस्ट्रेशन 29 में कैलकुलेट किए थे तो बोनस को पहले ऐड कर दिए थे, बाद में जब उनको पेमेंट करने लगे थे तो बोले थे कि भाई आपका बनता इतना है, आपको इतना ऑलरेडी पहले दे चुके हैं, तो माइनस करके जो बचा आपको इतना ही देंगे। समझ में आ रहा है? तो सेम इस क्वेश्चन में भी वही करेंगे कि एक बार तो ऐड कर देंगे, और ऐड करके हमारा आ रहा है अमाउंट 100, ओके। अब इसमें से 95% बोलेंगे कि ये है पॉलिसी होल्डर का, 95% टू बी गिवन टू पॉलिसी होल्डर, ओके। पॉलिसी होल्डर कितना देना है भाई? 100 का 95% कितना हो जाएगा? 95 हो जाएगा, ओके। अब ये 95% जो 95 होगा, इसमें ऑलरेडी कितना दे चुके हो आप? उसको दे चुके हो इंटरिम बोनस दे चुके हो, कितने का? 40 कितने का दे चुके हो? 25 का दे चुके हो। तो 25 का जो आप इंटरिम बोनस दे चुके हो वो माइनस कर दो 25 का, और आप उसको 70 का ही दोगे। आप बोलोगे मतलब ड्यू आप बोलना कि ये जो प्रॉफिट या अमाउंट ड्यू टू पॉलिसी होल्डर, यानी पॉलिसी होल्डर को देना बाकी है इतना अमाउंट 70 का। आप इंस्टीट्यूट का भी आंसर देख लीजिएगा, उतना ही होगा, 70 ही होगा। 70 आ गया 70, और जो रिमेनिंग बच गया वो शेयर होल्डर का है। इस क्वेश्चन में कोई कैरी फॉरवर्ड करना है ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। अगर कैरी फॉरवर्ड का इंफॉर्मेशन देता तो हम अभी 100 में से वो माइनस कर देते, रिमेनिंग जो बचता उसका 95% पॉलिसी होल्डर को देते, तो 5% फॉर शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर के लिए 100 का 5% आप बोलोगे, ये हो जाएगा आपका 5, ओके। जब आप कैलकुलेट करोगे 5 का मतलब है ये रुपीज इन लैक्स है, तो ये 5 लाख हो जाएगा। आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, इन्होंने आगे क्या बोला है क्वेश्चन में वो देखिए। अब इन्होंने आगे क्वेश्चन में बोला है इन्होंने इतना बोलने के बाद इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि यहां पर ये लोग बोनस दो तरह से दे रहे हैं। अच्छे से सुनिएगा, बोनस दो तरह का होता है। एक होता है रिविजनरी बोनस, अच्छे से समझिएगा।
रिविजनरी बोनस का मतलब होता है कि आपको जो बोनस का पैसा मिल रहा है आप वो इंश्योरेंस कंपनी में री इन्वेस्ट कर देते हो, उसी को बोलते हैं रिवाइज कर देते हो, उसी को री इन्वेस्ट कर देते हो। यानी ये वाला पैसा आपका इंश्योरेंस कंपनी में ही आप दे देते हो, इंश्योरेंस कंपनी को ही आप दे देते हो, और आप दे करके ये बोलते हो, मतलब हम है इंश्योरेंस कंपनी और आप हो पॉलिसी होल्डर, और आपका कोई फ्रेंड है वो भी पॉलिसी होल्डर है। तो हम जैसे ही बोनस देने का बात किए तो आप बोल रहे हो कि आप इस पैसा को मेरे ही इंश्योरेंस में ऐड कर दीजिए, मेरा जो वैल्यू है उसमें आप ऐड कर दीजिए। तो जो रिविजनरी बोनस है, इतना से क्या हो जाता है कि जो आपका लाइफ एश्योरेंस फंड रहता है वो बढ़ जाता है। ओके, लेकिन दूसरा बोनस होता है कैश बोनस। कैश बोनस का मतलब है वो आप ले लेते हो, घर लेके चले जाते हो। तो इन्होंने दूसरा बोनस भी दिया हुआ है कैश बोनस, ये आप विथड्रॉ कर लेते हो। तो जब जो पैसा आप विथड्रॉ कर लेते हो दोस्तों, इतना पैसा आपके घर चला जाता है। इससे आप ऐसा समझ लो कि इतना पैसा आपको बोनस के तौर पे दे दिया जाता है। इससे आपका लाइफ इंश्योरेंस फंड बढ़ता नहीं है, क्योंकि आप री इन्वेस्ट नहीं किए ना, तो बढ़ेगा कैसे? समझ में आया? तो इन्होंने बोला कि रिविजनरी बोनस ये लोग देते हैं 1000 रुपीज पे 185 रुपीज का बोनस देते हैं, यानी 185 का बोनस देते हैं आउट ऑफ 1000। हम यहां पर रिविजनरी बोनस जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। हम यहां पर अगले पेज में रिविजनरी बोनस कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, यहां पर हम हेडिंग देते हैं, यहां पर हम हेडिंग दे रहे हैं नोट्स। ओके, और निकालते हैं अमाउंट ऑफ रिविजनरी बोनस। आर बोनस हम लिखे हैं, आप समझ जाओगे। आर बोनस मतलब रिविजनरी बोनस। कितना अमाउंट होगा? इन्होंने बोला कि 185 रुपीज देंगे पर 1000 रुपीज पर। ओके, अच्छे से देखिएगा, पर 1000 रुपीज पर। तो हमारे पास पैसा अवेलेबल कितना है? तो इन्होंने बोला कि टोटल बिजनेस जो है कंपनी ने कंडक्ट किया है 600 लाख का। तो हमारे पास जो टोटल पैसा अवेलेबल है, अच्छे से देखिएगा, हमारे पास टोटल पैसा जो अवेलेबल है वो 600 लाख का पैसा अवेलेबल है। ओके, उसमें कंपनी कितना देना चाह रहा है? तो कंपनी उसका 3/5 जो है वो कैश वाले को देना चाह रहा है। कैश जो लेना चाहते हैं उनको 3/5 देना चाह रहा है। तो 3/5 अगर कैश वाले को कंपनी देगा, अच्छे से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, बोनस फॉर कैश का 3/5 है। तो फॉर रिविजनरी बोनस वालों के लिए कितना हो जाएगा? 1 में से 3/5 को माइनस कर दीजिए, 2/5 रिविजनरी बोनस वाले को मिल जाएगा। तो जो यहां पर अमाउंट है 600 लाख, उसका 2/5 पोर्शन रिविजनरी बोनस वालों को मिलेगा, और 2/5 में ये लोग जो है वो 185 रुपीज इनको मिलेगा पर 1000 रुपीज पर। ओके, तो आप निकाल लीजिए यहां पर 600 इंटू 2/5 इंटू 185 डिवाइड बाय 1000 आ जा रहा है 44.4। आप अमाउंट देख लीजिएगा, 44.4 ही आ रहा है। 44.4 का मतलब होता है, ये लैक्स है, इसका मतलब हुआ 44,40,000 ओके रुपीज रिविजनरी बोनस का अमाउंट है। तो कैश बोनस का कितना हो जाएगा आप खुद ही निकाल लोगे। कैश बोनस इक्वल टू हो जाएगा 600 लाख अमाउंट है, 3/5 इनको मिलेगा, और कैश बोनस का फ्रैक्शन अलग है। इन्होंने क्वेश्चन में बोला कि कैश बोनस का जो अमाउंट है वो है 105 रुपीज पर 1000 रुपीज। एक्चुअली में जब आप री इन्वेस्ट करते हो वो प्रोपोर्शन थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि कंपनी का उसमें ज्यादा फायदा रहता है, लेकिन कंपनी जो चीज कैश में दे रही होती है उसका प्रोपोर्शन घटा देती है कंपनी। तो 105 बाई 1000 आप निकाल लो, 600 इंटू 3/5 इंटू 105 डिवाइड बाय 1000, 37.8। ओके, तो अमाउंट आ जाएगा 37,80,000। ओके, ये अमाउंट आप कैश बोनस में दे रहे हो। तो इसका जर्नल एंट्री क्या होना चाहिए? आप सबसे पहले मुझे बोलो, आपको बोला ना जर्नल एंट्री बताओ, जर्नल एंट्री बताओ। तो सबसे पहला जर्नल एंट्री तो हो जाएगा, सबसे पहला जर्नल एंट्री जो हमारा होगा वो क्या होगा? वो देखिए, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, ये लेजर फोलियो है, ये पर्टिकुलर्स है, और ये हमारा डेट है। ओके, सबसे पहला जो जर्नल एंट्री है वो क्या होगा वो हम आपको बताते हैं। ये हमारा डेट है। ओके, सबसे पहला जो जर्नल एंट्री है ये आपको बुक करना पड़ेगा कि आपका प्रॉफिट हुआ कितना था। तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ था आप एक बार क्वेश्चन में ऊपर जाकर के देख लीजिए। आपका जो प्रॉफिट हुआ है वो 75 लाख का आपका प्रॉफिट हुआ है। देखो, इंस्टीट्यूट भी सबसे पहला जर्नल एंट्री प्रॉफिट का ही किया होगा 75 लाख का, क्योंकि ये फ्रेश में प्रॉफिट हुआ है। तो जब आपका कोई प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट आपका क्रेडिट होना चाहिए। ओके, और वो प्रॉफिट कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो लोगों में। तो जो पैसा इंश्योरेंस कंपनी के पास से चला जाएगा उतना, देखो, इंश्योरेंस कंपनी उतना से लाइफ इंश्योरेंस फंड को घटा देगा, यानी उसको डेबिट कर देगा। कहने का मतलब है कि इंश्योरेंस फंड वाले का ये एक तरह से, आप ऐसे समझ लीजिए ना कि अभी नहीं घटाएगा, आप ऐसे समझ लीजिए कि जब किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का प्रॉफिट होता है तो उसका प्रॉफिट क्रेडिट होना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट का नेचर क्रेडिट होता है। ओके, और लाइफ इंश्योरेंस फंड उस इंश्योरेंस कंपनी के लिए एसेट्स है, और प्रॉफिट होने पर उसका एसेट्स बढ़ता है, इसीलिए वो एसेट्स डेबिट होना चाहिए, इसीलिए उन्होंने यहां पर डेबिट किया। तो सबसे पहला जो जर्नल एंट्री होगा वो हम आपको बताते हैं। आप देखिए, सबसे पहला जर्नल एंट्री होगा लाइफ अश्योरेंस फंड टू प्रॉफिट।
या नेट प्रॉफिट आप बोल सकते हो 75 और यहां पर आप बोल देना रुपीज इन लैक्स है, तो यहां भी रुपीज इन लैक्स है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ये पहला जर्नल एंट्री आपका खत्म है, नरेशन आप खुद लिख लेना। नरेशन इन्होंने भी यहां पर लिखा है कि नेट प्रॉफिट को हम लोग जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किए हैं। ओके, सरप्लस को हम लोग ट्रांसफर किए हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा क्या है कि जब इसी प्रॉफिट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो लोगों में, तो उसका ऑलरेडी आपको एंट्री, आपको उसका दोनों का अमाउंट अच्छे से पता है। 44,40,000, 37,80,000, यानी यही जो प्रॉफिट जब आपका हुआ है 75 लाख का, तो आप प्रॉफिट को क्रेडिट किए हो। जब आप इसी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो प्रॉफिट को आपको डेबिट करना पड़ेगा। आपको एक बार प्रॉफिट को डेबिट करना पड़ेगा 44,40,000 के लिए, और अगले एंट्री में, नेक्स्ट एंट्री में ये प्रॉफिट अकाउंट डेबिट है, और अगले एंट्री में आपको फिर से प्रॉफिट को डेबिट करना पड़ेगा। प्रॉफिट अकाउंट डेबिट आपको करना पड़ेगा कितना, 37,80,000 से। मेरे हिसाब से आपका क्लियर है यहां तक। अब सवाल यह है कि क्रेडिट किसको करोगे। ये वाला जो पैसा है, ये बोनस, मतलब जो ऊपर वाला पैसा है 44,40,000, देख लो, जो ये 44,40,000 है, ये पैसा लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया। तो जो पैसा लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया वो उनका लाइफ अश्योरेंस फंड में चला गया। ओके, ये पैसा 44,40,000। ओके, आप देख लीजिएगा कैलकुलेशन, हम यहां पर निकाले हैं 44,40,000 जो उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। जो वो कैश में लेकर के चले गए अपने घर, वो पैसा बोनस बोल करके आपको दिखाना पड़ेगा, बोनस टू पॉलिसी होल्डर। ओके, 37,80,000 ये पैसा चला गया। बस यहीं पर आपका ये वाला क्वेश्चन खत्म हो चुका है दोस्तों, यहां पर ये वाला क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है। चलिए हम आपको अगला सवाल बताते हैं। देखो, अभी आपको आना है इंस्टीट्यूट के बुक में, इंस्टीट्यूट के बुक में पेज नंबर 390 में आना है आपको, और यहां पर आप देखिए कि आपको यहां पर एक फॉर्मेट दिखेगा रेवेन्यू अकाउंट का। ये फॉर्मेट एक्चुअली में आप एक बार रीड कर लीजिएगा, जब इंस्टीट्यूट का आगे आने वाले सम्स आप सॉल्व करेंगे तो इसमें जो ये फॉर्मेट है ये फिक्स फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट अगर आप एक तरह से अच्छे से देख लेंगे कि कौन सा आइटम कहां पर आएगा, तो आपको काम आएगा आगे सम सॉल्व करने में। आगे हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करवाएंगे। ओके, हम आपको जो आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करवाएंगे उसका ये फॉर्मेट है इंश्योरेंस कंपनी का। ओके, शेयर होल्डर, मतलब शेयर होल्डर अकाउंट में। ओके, और जो पिछला पेज में हम आपको दिखाएं ये आपका पॉलिसी होल्डर अकाउंट का रेवेन्यू अकाउंट है। रेवेन्यू अकाउंट का भी मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही होता है। तो 398 399 नंबर पेज में जो ये फॉर्मेट है ये आप देख लीजिएगा, क्योंकि आने वाला सम जब हम आपको करवाएंगे तो उसमें बहुत सारा ऐसा चीज रहेगा जो कि डायरेक्ट इस फॉर्मेट के ऊपर बेस्ड रहेगा। जिसको ये फॉर्मेट अच्छे से पता है वो आइटम को उठाएगा क्वेश्चन से, फॉर्मेट के हिसाब से जिस हेडिंग में वो आना चाहिए डाल देगा, उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। तो फिलहाल आप आइए, ये आपका बैलेंस शीट है 400 पेज में, ये बैलेंस शीट है 400 पेज में। ये बैलेंस शीट भी देख लीजिएगा क्योंकि आगे हम आपको बैलेंस शीट भी बताएंगे। ओके, तो चलिए अभी इतना तक तो हो चुका है, हम आपको पहले ही बता दिए हैं। देख लीजिए यहाँ पर शेड्यूल नंबर 1 में देखो कंटिजेंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है, ये इतना सारा पोर्शन है। उसके बाद शेड्यूल 1 में आता है प्रीमियम का अमाउंट, प्रीमियम इतने सारे टाइप का आता है। उसके बाद आप देख लीजिए शेड्यूल 2 में आपका इतना सारा चीज, कमीशन एक्सपेंस में इतना सारा आइटम आता है। एक तरह से अगर आप इसको याद कर लेंगे या आप इसको अच्छे से देख लेंगे, ये शेड्यूल वाइज जो शेड्यूल 1 2 3 4 ऐसे करके दे रहे हैं, ये अगर आप याद कर लेंगे तो आपको बहुत काम आएगा सम को सॉल्व करने में। ओके, आप आइए आगे हम आपको बताते हैं। जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है इसमें इतना सारा आइटम आता है। क्वेश्चन में आने वाले क्वेश्चन में बहुत सारा खर्चा दिया रहेगा, ये सब खर्चा को ऑपरेटिंग एक्सपेंस में डाला जाता है। तो उस टाइम आप मेरे से पूछोगे कि ये आइटम यही क्यों आया, तो यहाँ पर शेड्यूल में ऐसा लिखा हुआ है इसलिए वो खर्चा उसी हेडिंग में जाएगा। शेड्यूल नंबर 4 में आता है बेनिफिट पेड, उसमें इतना सारा आइटम आता है। शेड्यूल नंबर 5 में शेयर कैपिटल एक तरह से आता है, उसमें पॉलिसी इन एरियल, पॉलिसी इन एडवांस, ये सबको एडजस्ट करने के बाद पेड अप शेयर कैपिटल एक्चुअली में कितना आना चाहिए, इसको ये लोग राउंड ऑफ करके बाहर लिखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं आपको। देखिए अभी आप आ जाइए, जो आपका अगला पेज है इसमें यहाँ पर शेड्यूल 5 दिया हुआ है। शेड्यूल 5 में जनरली ये लोग शेयर होल्डिंग का पैटर्न को दिखाते हैं। शेड्यूल 6 में रिजर्व एंड सरप्लस आता है, और रिजर्व एंड सरप्लस नॉर्मल जो आप अभी तक बैलेंस शीट बना रहे थे कि रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आइटम आता है, वही सब आइटम है, कुछ नया नहीं है यहाँ पर। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये है आपका शेड्यूल 7 में बोरोइंग है। ओके, जो भी दिया हुआ है एक बार आप जरूर रीड कर लीजिएगा, बिकॉज ये सेम है आइटम जो आपको नीचे क्वेश्चन में अभी दिखेगा अगला इलस्ट्रेशन में, और यहाँ जो शेड्यूल अच्छे से किया हुआ रहेगा वो अच्छे से उस क्वेश्चन को कर लेगा। ये आपका इन्वेस्टमेंट है शेयर होल्डिंग का शेड्यूल। फिर दूसरा 8A जो है ये आपका पॉलिसी होल्डर के लिए है इन्वेस्टमेंट। आगे बढ़ते हैं, आगे आपको लेकर चलते हैं। शेड्यूल 9 में लोन का अमाउंट आता है, जितने भी टाइप का आपका लोन है वो अमाउंट आता है। ये हम टिक इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि आपको ये इंस्टीट्यूट के बुक से या तो एक तरह से अच्छे से पढ़ करके समझ लीजिएगा, अगर आपका नॉलेज अच्छा है तो, नहीं तो आपको याद करना पड़ेगा कि ये सब आइटम इसमें आता है। ओके, शेड्यूल नंबर 10 जो है इसमें फिक्स एसेट्स आता है। शेड्यूल नंबर 10 में फिक्स एसेट्स आता है। शेड्यूल नंबर 11 में कैश एंड कैश का बैलेंस आता है, कैश एंड बैंक का बैलेंस आता है। शेड्यूल 12 में आपका ये एडवांसेस एंड अदर एसेट्स आता है, एडवांसेस एंड अदर एसेट्स। आगे बढ़ते हैं, शेड्यूल नंबर 13 में करंट लायबिलिटीज आता है, करंट लायबिलिटीज आता है। ओके, शेड्यूल नंबर 14 में प्रोविजंस आता है, प्रोविजंस आता है।
शेड्यूल नंबर 15 में मिसलेनियस एक्सपेंडिचर आता है। अभी आ जाइए आप, जो 31 नंबर इलस्ट्रेशन है ये हम आपको बताते हैं। ये वही क्वेश्चन है जो ऊपर वाले सारे जो शेड्यूल है उसके आइटम को उठा करके यहाँ पे डाल दिया है। आपको बोल रहा है कि प्लीज तुमको इतना सारा आइटम हम दिए हैं और यहाँ पर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दिया है। आपको बोल रहा है कि तुम मेरे को जो है वो इसको पढ़ करके मेरे को बैलेंस शीट बना करके दिखाओ और रेवेन्यू अकाउंट बना करके दिखाओ। रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बैलेंस शीट बना करके दिखाओ। तो फिलहाल जो नीचे में ये दे करके रखे हैं इसको एक बार रीड कर लेते हैं और ऊपर टिक कर लेते हैं कि ये किस किस एडजस्टमेंट से रिलेटेड है। तो नीचे में इन्होंने बोला है कि क्लेम लेस री अश्योरेंस आउटस्टैंडिंग एट द ईयर बाय द डेथ के टाइम में क्लेम इतना मैच्योर होगा और मैच्योरिटी के टाइम में इतना होगा। तो डेथ और मैच्योरिटी का ऊपर में पॉइंट है, इसमें यहां पर टिक कर लीजिए। इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में नीचे दिया हुआ है और ये भी उसी से रिलेटेड है। ये उसका बिगिनिंग बैलेंस है डेथ और मैच्योरिटी का, ये उसका ड्यूरिंग द ईयर का है और नीचे में इसका आपको आउटस्टैंडिंग बैलेंस दिया हुआ है। ये ध्यान रखिएगा, आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऐड होता है। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला इंफॉर्मेशन दिया हुआ है एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग जो है इतना है और प्रीपेड इतना है। तो एक्सपेंस से रिलेटेड आइटम मेरे हिसाब से ऊपर में एक्सपेंस से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है ये आपका एक्सपेंस से रिलेटेड आइटम ऊपर में एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट है, जिसका आउटस्टैंडिंग जो है वो नीचे दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग नीचे में दिया हुआ है और उसका प्रीपेड भी दिया हुआ। आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, प्रीपेड लेस होता है। ये आप देख लीजिएगा एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट। एक चीज आप देख लीजिए कि इस क्वेश्चन में अमाउंट थोड़ा सा उल्टा पुल्टा दिया हुआ है। जैसे ये बाय द डेथ का ये अमाउंट है, बाय मैच्योरिटी का ये अमाउंट है, एनविटीज का ये अमाउंट है, फर्नीचर वाला जो ये पोर्शन है इसका 500 रुपया है, प्रिंटिंग स्टेशनरी का 154 है, ऊपर नीचे हो गया। कैश का बैलेंस का ये है, कैश स्टाम्प इन हैंड का ये है, उसके बाद शेयर सरेंडर री इंश्योरेंस का ये है, कमीशन का 500 है, एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट का 6200 है। ओके, तो जब आप सोल्यूशन में जाएंगे और सोल्यूशन में आप एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट का जब आप इंफॉर्मेशन देखेंगे, अभी हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहां पर एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट 6200 लिया है और जो अभी हम आपको दिखा रहे थे एडजस्टमेंट नंबर, उसका आउटस्टैंडिंग को ऐड किया, प्रीपेड को माइनस किया है, नेट में इंफॉर्मेशन जो है वही इन्होंने ऑपरेटिंग एक्सपेंस में शेड्यूल 3 में बाहर किया है। जो हम आपको अभी क्वेश्चन में दिखा रहे थे रोमन नंबर 2 में क्या आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, प्रीपेड लेस होता है, आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, प्रीपेड लेस होता है, वही यहां पर इन्होंने इसमें किया है। एक बार हम आपको इंफॉर्मेशन ये वाला बता देते हैं। सन्ड्री डिपॉजिट एंड इलेक्ट्रिसिटी जो है कंपनीज का, ये सब मिला करके ये 2 है यहां पर। उसके बाद एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स है, उसके बाद डेटर्स है 100, एजेंट बैलेंस है 200, इनकम टैक्स 900 है और ये इतना सारा मिला करके 1000 है। ऊपर नीचे हो गया, ये ध्यान में रखिएगा आप। हम यहाँ पर एरो कर दिए हैं, राइट साइड भी एक बार एरो कर देते हैं। ये सब को मिला करके जो लाइफ अश्योरेंस फंड एट द बिगिनिंग में इसका ओपनिंग बैलेंस है, प्रीमियम लेस रीअश्योरेंस इसका ये बैलेंस है, डेथ का जो ओपनिंग बैलेंस है वो ये है, मतलब जो क्लेम उस टाइम किया जाएगा डेथ के टाइम में, और मैच्योरिटी के टाइम में इतना होगा। क्रेडिट बैलेंस पेंडिंग एडजस्टमेंट का अमाउंट इतना है। उसके बाद कंसिडरेशन फॉर एन्युटी ग्रांटेड, इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंट का इतना है, रजिस्ट्रेशन एंड अदर फीस का इतना है, सन्ड्री डिपॉजिट का इतना है, टैक्सेशन प्रोविजन का इतना है, प्रीमियम डिपॉजिट का इतना है, सन्ड्री क्रेडिटर्स का इतना है, कंटिजेंसी रिजर्व का ये है, ऑफिस एंड फर्नीचर एंड ऑफिस इक्विपमेंट का ये है अमाउंट, डेप्रिसिएशन का ये है, बिल्डिंग डेप्रिसिएशन का ये आपको पता है, ये डेप्रिसिएशन वगैरह सब कुछ जाता है उधर ही, एसेट्स में से माइनस होता है और एक आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जाता है। ये ध्यान रखिएगा। ये लोन का अमाउंट है, लोन ऑन मॉर्टगेज, लोन ऑन पॉलिसीज, लाइफ एश्योरेंस के अगेंस्ट में ये लोन लिया है और मॉर्टगेज करके भी लोन लिया है। इन्वेस्टमेंट का ये बैलेंस है 500 लाख डिपॉजिटेड विद आरबीआई ऑफ इंडिया, ये टोटल इन्वेस्टमेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। और ये हाउस प्रॉपर्टी एट कॉस्ट इंक्लूडिंग 170 लाख एडेड ड्यूरिंग द ईयर्स, ये ड्यूरिंग द ईयर को ऐड करके इतना इसका हाउस प्रॉपर्टी है, यानी एक एसेट्स है ये। आगे बढ़ते हैं। 90 लाख का डेप्रिसिएशन है बिल्डिंग पर, 30 लाख का डेप्रिसिएशन फर्नीचर पर और ऑफिस इक्विपमेंट पर इतना है। तो बिल्डिंग, फर्नीचर और ऑफिस इक्विपमेंट, ये तीनों को आपको ऊपर में टिक करके रखना पड़ेगा, बिकॉज इससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन नीचे दिया है। फर्नीचर, बिल्डिंग, ओके रुक जाओ, बिल्डिंग डेप्रिसिएशन अकाउंट, फर्नीचर एंड ऑफिस इक्विपमेंट, और क्या था भाई देख लेते हैं नीचे। बिल्डिंग था, फर्नीचर था और ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है, बिल्डिंग, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट। देख लेते हैं कहां क्या बैलेंस दिया हुआ है, एक बार पहले मार्क करके रख लेते हैं। लेफ्ट साइड में इन्होंने यहां पर फर्नीचर दे करके रखा हुआ है, आप मार्क करके रखिए जिससे रिलेटेड जो आइटम दिया हुआ रहेगा, बिल्डिंग, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, और उसके बाद यहां पर तो कोई और एसेट्स है नहीं, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, ओके, और ऑफिस इक्विपमेंट लेफ्ट साइड भी है। चलिए ये सब सारा आइटम है, आगे बढ़ते हैं, आपको लेकर के चलते हैं। अगला एडजस्टमेंट जो है वो बताते हैं, डेप्रिसिएशन भी हम आपको बता दिए। प्रीमियम आउटस्टैंडिंग जो है वो इतना है और कमीशन देयर ऑन इतना है। प्रीमियम आउटस्टैंडिंग इतना है, कमीशन देयर ऑन इतना है। तो आप कमीशन का बैलेंस देख लीजिए दोस्तों। कमीशन का जो बैलेंस है वो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। कमीशन का देखो, ये जो एजेंट का बैलेंस है यही इसी में प्रीमियम एडजस्ट होता है, एजेंट का बैलेंस में ही प्रीमियम एडजस्ट होता है, और यहां पर कमीशन दिया हुआ है। ये हम डॉट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इससे रिलेटेड
एडजस्टमेंट जो है वो नीचे क्वेश्चन में दिया हुआ, इसलिए यहाँ पे डॉट लगा रहे हैं। फिर हम सीधा आपको एडजस्टमेंट जाकर के समझाएंगे, आप समझ लेंगे नीचे में। अभी जो नीचे वर्किंग नोट है, नोट्स टू अकाउंट है, वो समझाएंगे। तो ये वाला भी मैंने आपको बता दिया। अब इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंट जो है ये आउटस्टैंडिंग इतना है और इंटरेस्ट एंड रेंट अक्रूड इतना है। यानी इंटरेस्ट, डिविडेंड इसका अक्रूड भी दिया हुआ है और इसका आउटस्टैंडिंग भी दिया हुआ है, आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हम आपको एक एक करके सोल्यूशन का, ये रेवेन्यू अकाउंट जो है ये कॉपी पेस्ट है नीचे के शेड्यूल का। नीचे का शेड्यूल आप समझ लेंगे तो शेड्यूल का ही कॉपी पेस्ट यहां पर आकर के पुट करना है। आप इंटरेस्ट, डिविडेंड और इसका रेंट का इन्होंने एक ही साथ यहां पर कर दिया है। जो क्वेश्चन में बैलेंस दिया हुआ है 3600 का, यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इंटरेस्ट, डिविडेंड, रुक जाओ कहां गया भाई, देखो ये इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंट का, अच्छा ऊपर नीचे यहां पर हो गया है, ऊपर नीचे हो गया है भाई। इसको थोड़ा सा साफ करते हैं और फिर हम आपको अच्छे से दिखाते हैं। देखो ये वाला जो बैलेंस है, डेट का 1800 है, मैच्योरिटी का 1200 है, क्रेडिट बैलेंस पेंडिंग एडजस्टमेंट इसका 120 है, कंसिडरेशन फॉर एन्युटी ग्रांटेड इसका 4 रुपया है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रेंट का 3600 है, रजिस्ट्रेशन एंड अदर फीस का इतना है, सन्ड्री डिपॉजिट का 200 है, टैक्सेशन प्रोविजन का 600 है, प्रीमियम डिपॉजिट का 2300 है, सन्ड्री क्रेडिटर्स का 700 है, उसके बाद कंटिजेंसी रिजर्व का 300 है, ऑफिस फर्नीचर एंड ऑफिस इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन अकाउंट का 800 है, मतलब 80 है, और बिल्डिंग डेप्रिसिएशन का 600 है। यानी ये वाला दोनों मिला करके एक साथ ही है, आप ये समझ लीजिए, नाम एक साथ ही है। तो आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं जो इन्होंने सबसे पहला इन्होंने जो रेवेन्यू अकाउंट बनाया है जिससे रिलेटेड यहाँ पर शेड्यूल दिया हुआ, वो शेड्यूल हम आपको नीचे समझाएंगे। इंटरेस्ट वाला जो अमाउंट अभी 3600 आपको दोनों एक साथ मिला करके दिखाए हैं, आप देख लीजिए। यहाँ पर ये जो इतना जो है फर्नीचर एंड ऑफिस इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन जो ऑलरेडी पहले से बुक में रिकॉर्डेड है, वो रुक जाओ, ये इधर इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंट का जो अमाउंट है वो 3600 यहां पर पहले से है, 3600 यहां पर पहले से है। और क्वेश्चन में नीचे दिया हुआ है, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं ताकि आप देख पाओ अच्छे से। ये देखो क्वेश्चन में इन्होंने नीचे देकर के रखा है, क्वेश्चन में इन्होंने यहां पे नीचे देकर के रखा है कि इसका बैलेंस 60 आउटस्टैंडिंग है और अक्रूड 700 है। तो 60 आप देख लीजिए, 60 को इन्होंने ऐड किया और अक्रूड भी ऐड होता है, अक्रूड भी ऐड होता है। अगर कुछ प्रीपेड है तो प्रीपेड यहां पर माइनस होता है, लेकिन आउटस्टैंडिंग भी ऐड होता है और अक्रूड भी ऐड होता है, अक्रूड भी ऐड होता है, आप ये समझ लीजिए। आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग है और ये जो अक्रूड है, आउटस्टैंडिंग हो या अक्रूड हो, दोनों ही ऐड होता है जो बैलेंस यहां पर दिया हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेट फिगर, ये सब शेड्यूल से रिलेटेड है, शेड्यूल अभी हम आपको नीचे बताएंगे, शेड्यूल से रिलेटेड। एनवीटी ग्रांटेड इसका जो अमाउंट दिया हुआ वो एज इट इज रेवेन्यू अकाउंट में ही आ जाता है, बाकी जो शेड्यूल से रिलेटेड है वो हम अभी आपको नीचे बताएंगे। और बैलेंस शीट में भी मैक्सिमम आइटम शेड्यूल से रिलेटेड ही है, ये सारा ही शेड्यूल अभी हम आपको नीचे बताते हैं। सबसे पहला शेड्यूल प्रीमियम का होता है, तो प्रीमियम आपके क्वेश्चन में दिखाते हैं, आ जाओ। ये आपका है 413, रुक जाओ, ये देखो, ये आपका क्वेश्चन है आपका। यहां पर प्रीमियम लेस इंश्योरेंस 30,000 दिया हुआ है, यही अमाउंट इन्होंने सबसे पहले यहां पर लिखा है। और क्वेश्चन में नीचे प्रीमियम 4056 का इन्होंने ड्यू अमाउंट देकर के रखा है। देख लो, प्रीमियम जो है, जो ड्यू है वो आपका, रुक जाओ एक बार, ये हो गया डेथ के टाइम का, ये मैच्योरिटी के टाइम का प्रीमियम अमाउंट जो ड्यू है 4056 का, ये आपको अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा। प्रीमियम जो ड्यू है ये आपको अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा। 4056 जो आया है इन लोगों का, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। रुको अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। इन्होंने यहां पर अमाउंट रखा है आउटस्टैंडिंग बैलेंस का 4056 और दोनों का टोटल रखा है ये इतना है। तो अभी हम प्रीमियम को कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आता है। ओके, रुक जाओ, प्रीमियम ये आपका यहां पर हो गया 1800, 1200, रुक जाओ एक बार देख लेते हैं, फिर हम आपको फाइनली बताते हैं। अभी जस्ट ये देखो, नीचे में आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रीमियम आउटस्टैंडिंग 4056, तो जो आउटस्टैंडिंग है दोस्तों ये ऐड हो जाता है, तो वही यहां पर इन्होंने किया है, सोल्यूशन में आउटस्टैंडिंग को इन्होंने ऐड किया है, जो बैलेंस आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगला आइटम में आते हैं, आपको शेड्यूल 2 में ऊपर में हम बताए थे कि कमीशन आता है, तो शेड्यूल 2 में क्वेश्चन में ऑलरेडी कमीशन पेड 500 दिया हुआ है। आप क्वेश्चन जाकर के देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में कमीशन दिखेगा, ये कमीशन जो है ये 500 का है, ऊपर है इसका अमाउंट। ओके, ऊपर है 500 है और नीचे में कमीशन आउटस्टैंडिंग अलग से दिया हुआ है 130, यानी ये दोनों ऐड होकर के यहां पर आएगा, 500 और 130 दोनों मिला के 630 हो गया। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ये वाला आइटम हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट में आउटस्टैंडिंग ऐड होगा, प्रीपेड लेस होगा। इसके अलावा ये सब जितना भी खर्चा है ये क्वेश्चन से देख करके एज इट इज उठा करके यहाँ पे डाल दीजिए, प्रिंटिंग स्टेशनरी, और ये दोनों अमाउंट 90 और 30 अलग से दिया हुआ है, आप देख लीजिए। ये 90 है डेप्रिसिएशन और ये 30 है डेप्रिसिएशन। ओके, ये 90 है और ये 30 है, दोनों मिला करके हो गया 120। ये आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, इसी को उठा करके यहाँ पे डाल दीजिए। प्रिंटिंग जो स्टेशनरी है ये आप यहाँ पर डाल दीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आप बोलेंगे कि ये 90 और 30 तो लिए हैं, लेकिन डेप्रिसिएशन फॉर ऑफिस इक्विपमेंट जो है, एक मिनट रुक जाओ,
ये हो गया बिल्डिंग के लिए, ये हो गया ऑफिस इक्विपमेंट के लिए, एंड 220 lakhs फॉर टैक्सेशन पर्पस। यानी इन दोनों का टोटल तो होता है 120, लेकिन इसी का ये लोग बोल रहे हैं कि 220 हम लोग कर रहे हैं टैक्सेशन पर्पस के लिए। तो अपने को अभी जो बुक का पर्पस है वही रिकॉर्ड करना है, ये हमारे लिए अभी किसी काम का नहीं है 220। तो फिलहाल ये 90 और 30 ही रिकॉर्ड होगा, 90 और 30 ही रिकॉर्ड होगा। ओके, दोनों का आप रिकॉर्ड करके जो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस आएगा इसको रिकॉर्ड कर दीजिए। उसके बाद आप आ जाइए, जो आपका ये बेनिफिट पेड है, इसमें आपको दिखाना पड़ेगा कि इंश्योरेंस के लिए लोग क्लेम कितना किए थे। तो पहले आपको डेथ का दिखाना पड़ेगा, उसके बाद आपको मैच्योरिटी का दिखाना पड़ेगा, फिर आपको एन्युटी दिखाना है, सरेंडर दिखाना है और इसका टोटल आपको कर देना है। तो डेथ का आपका 4400 आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। आप बैलेंस जब देखेंगे तो ये 4400 आपका ड्यूरिंग द ईयर का है। ओके, सबसे पहला अमाउंट आपका ये 4400 जो कि पेड है वो आपको दिखाना है। ओके, इसके बाद आपको आउटस्टैंडिंग दिखाना है, जो कि क्वेश्चन के नीचे में दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस 1200, ये आपको ऐड कर देना है। इसमें आप ऐड कर दिए तो दोनों का टोटल आ गया आपका 5600। अब जब ऐड करके 5600 आ गया तो क्या इसमें कोई ओपनिंग बैलेंस भी था? तो क्वेश्चन के उल्टा साइड में इसका ओपनिंग बैलेंस भी दिया हुआ है 1800, ये आपको माइनस करना है। ओपनिंग बैलेंस माइनस होता है, क्लोजिंग बैलेंस जो नीचे क्वेश्चन में दिया हुआ वो ऐड होता है। तो ये फाइनल करके आपका ये इतना अमाउंट आ गया। सेम आपको मैच्योरिटी का भी करना है, सेम टू सेम सारा इंफॉर्मेशन मैच्योरिटी का भी दिया हुआ है। ये इसका क्लोजिंग बैलेंस है 3000 में, आपको ऐड करना है ये अमाउंट जो यहां पर 800 है, और लेस करना है जो यहां पर उल्टा साइड में दिया हुआ है मैच्योरिटी का 1200, ये आपको लेस कर देना है। ये आप देख लीजिए, ये आपको लेस करना है। फिर आगे बढ़ते हैं, ये मैच्योरिटी भी खत्म हो चुका है। एन्युटी एंड सरेंडर लेस ये 12 और 80 क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। आप जब पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा 12 और 80 दिखाते हैं आपको, रुक जाइए। 12 तो आपको एन्युटी यहां पर दिख रहा है, ओके, ये आपको लेना है, और सरेंडर रीएश्योरेंस ये 80 आपको यहां से दिख रहा है। ये दोनों आइटम जो है ये बेनिफिट पेड का ही आइटम है, यानी ये सब सारा बेनिफिट दिया जाता है। ओके, आगे बढ़िए, ये पॉलिसी होल्डर को दिया जाता है। क्वेश्चन में शेयर कैपिटल का वैल्यू कुछ नहीं दिया तो नील ले लिए। रिजर्व एंड सरप्लस में कंटिजेंसी रिजर्व 300 है। आप क्वेश्चन पढ़िएगा आपको दिख जाएगा 300। रिजर्व एंड सरप्लस में कंटिजेंसी रिजर्व जो है वो 300 है। कहां गया भाई? ये आपका 300 है कंटिजेंसी रिजर्व, क्वेश्चन में कंटिजेंसी रिजर्व 300 है। ओके, ये ले लिए। लेकिन अब यहां पर सवाल ये है, ओके, हम यहां पर जो ये इलस्ट्रेशन है, ये वाला इलस्ट्रेशन हम आपको पहले वाला इलस्ट्रेशन कहां से करवाए थे? इलस्ट्रेशन 30 हम आपको करवा चुके हैं। तो हम यहां पर लिख देते हैं कि इलस्ट्रेशन 31 डन फ्रॉम बुक इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल, इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल। ओके, तो चलिए बताते हैं। ये वाला जो अमाउंट है अदर लाइफ एश्योरेंस फंड, ये ऊपर में अभी देखो, अभी ये रिजर्व एंड सरप्लस प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम आ चुका है। तो ऊपर में जो आप अभी रेवेन्यू अकाउंट बनाए हो उसमें प्रॉफिट कितना आया है ये मुझे बताइए। आपका प्रॉफिट आया है रेवेन्यू अकाउंट में, आया है प्रॉफिट 23,218। ये देखो 23,218 आपका आया है ये बैलेंस, ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, ये ड्यूरिंग द ईयर का है। क्या इसका कोई ओपनिंग बैलेंस भी है? 1 लाख रुपए इसका ओपनिंग बैलेंस है क्या? तो चलो क्वेश्चन में चल के देखते हैं। पहले ये तो 23,218 ये ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट है जो कि आपके रेवेन्यू अकाउंट से आया है। क्या इसका कोई ओपनिंग बैलेंस भी है रेवेन्यू अकाउंट का? तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। इसका 1 लाख रुपीज लाइफ एश्योरेंस फंड का जो बैलेंस है ये 1 लाख रुपीज इसमें ऐड हो जाएगा। आप देख लीजिए, इसमें 1 लाख रुपीज लाइफ एश्योरेंस फंड ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक रिजर्व एंड सरप्लस का पैसा है, फंड है ना, तो फंड रिजर्व एंड सरप्लस में ही जाएगा। ये हो गया। बोरोइंग आपको क्वेश्चन में देख करके प्रीमियम डिपॉजिट क्वेश्चन में 2300 का है। आप देख लीजिए दोस्तों, ये 2300 कहां गया भाई? ये प्रीमियम डिपॉजिट 2300 का है, ये ले लीजिए। और इसी डिपॉजिट से रिलेटेड नीचे में एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, दिखाते हैं आपको। एक है सन्ड्री डिपॉजिट जो कि 200 करके अलग से ऐड किया है। तो 200 आपको इंफॉर्मेशन ऊपर में दिया हुआ है सन्ड्री डिपॉजिट का। कहा गया ये सन्ड्री डिपॉजिट, ये सन्ड्री डेटर कहां से आ गया? रुक जाओ, डिपॉजिट कहां है वो देखने दो। 200 ये आपका सन्ड्री डिपॉजिट है। ओके, सन्ड्री डिपॉजिट, तो ये दोनों डिपॉजिट इसके नाम में लगा हुआ है, इसको एक साथ कर दिए कि भाई प्रीमियम कोई डिपॉजिट किया और सन्ड्री डिपॉजिट किया है। तो इतना पैसा इंश्योरेंस कंपनी के लिए एक तरह से बोरोइंग ही हुआ। जितना लोग इंश्योरेंस कंपनी के पास पैसा डिपॉजिट करेगा, प्रीमियम डिपॉजिट करे या सन्ड्री डिपॉजिट करे, इंश्योरेंस कंपनी को तो फ्यूचर में वो पैसा लौटाना ही है। तो एक तरह से इंश्योरेंस कंपनी के लिए ये एक बोरोइंग हुआ, इसीलिए इसको इसमें बोरोइंग में दिखाया है। इन्वेस्टमेंट में जितने भी चीज का नाम में इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है, इन्वेस्टमेंट इन हाउस प्रॉपर्टी आपको क्वेश्चन से उठाना है। ओके, उसका एडिशन 170 है। रुकिए चलिए दिखाते हैं। इन्वेस्टमेंट इन हाउस प्रॉपर्टी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये 1000 मतलब 10,000 कितना है भाई? 10,800 है। तो 10,800 को दो पार्ट में आपको दिखाना है। यहां पर आपको दिखाना है 10,000 जो क्वेश्चन में इन्होंने बोला ना कि उसमें 170 अलग से है, तो आपको 170 अलग से दिखाना है।
और 10,800 में 170 को माइनस करके जो बचेगा 10,630 ये आपको अलग से दिखाना है। टोटल में 10,800 ही होगा। ओके, अब इसमें से डेप्रीसिएशन देख लीजिए, ये टोटल में इन्होंने 10,800 ही लिखा है। डेप्रीसिएशन क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है 690 का, रुक जाइए, 690 का इन्होंने यहां पर डेप्रीसिएशन हाउस प्रॉपर्टी पर इन्होंने दिया है 690। देखो इसका डेप्रीसिएशन आपको बताते हैं। बिल्डिंग का डेप्रीसिएशन कितना है, बिल्डिंग को ही तो हाउस प्रॉपर्टी में कंसीडर करते हैं हम लोग। ओके, तो बिल्डिंग को डेप्रीसिएशन में काउंट करते हैं, तो ये इसका 90 का डेप्रीसिएशन हो गया बिल्डिंग का। हाउस भी तो बिल्डिंग में ही आता है, तो यहां पर 90 तो माइनस होगा ही। ओके, और अलग से ये लोग अलग से जो पहले का रिकॉर्डेड है बिल्डिंग का डेप्रीसिएशन वो 600 अलग से है, तो 600 प्लस 90, 600 प्लस 90, 690 जो है ये डेप्रीसिएशन माइनस हो जाएगा। यहां पर 600 प्लस 90, 690 डेप्रीसिएशन का माइनस हो जाएगा। नेट में जो बचा ये आप आउटर कॉलम में कर दीजिए। और अदर इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में 103,500 क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। अदर इन्वेस्टमेंट 103,500 ये जो है ना, इसमें से रिजर्व बैंक के पास जो है वो मैंडेटरी रिजर्व है, वो माइनस करके आप करिए। 1,04,000 है, जिसमें से 500 को आप घटा दीजिए तो बच गया 1,03,500। यही आपको दिखाना है। तो 1 लाख ये अदर इन्वेस्टमेंट जो है ये आपका कितना अमाउंट है, 1,04,000 माइनस 500 जो डिपॉजिट विद आरबीआई है, तो बच गया 1,03,500। ओके, यही आपको यहां पर दिखाना था। नेट में आप हिसाब करेंगे तो 1,13,610 आ जाएगा। इसके बाद जब आप लोन दिखाएंगे तो ये क्वेश्चन दो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये मॉर्टगेज एंड पॉलिसीज के अगेंस्ट में लोन, इसका टोटल कर दीजिएगा। फिक्स एसेट्स में आप फर्नीचर को जब दिखाएंगे 420 का, कहां गया भाई फर्नीचर, 420 का फर्नीचर, रुक जाइए, फर्नीचर ये आपका यहां पर 500 का फर्नीचर है, लेकिन इसमें से 80 लाख ब्राउट ड्यूरिंग द ईयर है, इस साल खरीदे हैं, इस साल ब्रॉड मतलब ड्यूरिंग द ईयर। तो आप रिमेनिंग जो है वो दिखा सकते हैं जो आपका बिगिनिंग में था। तो बिगिनिंग में आपका 500 माइनस 80 था, 420 का था, और उसमें डेप्रीसिएशन कितना हो गया ये मुझे बताइए। तो क्वेश्चन में नीचे फर्नीचर का डेप्रीसिएशन अलग से दिया हुआ है 30 का, वो आप घटा दीजिए, यहां पर 30 माइनस कर दीजिए तो बच गया 390। आपको 390 दिखाना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश एंड प्लस स्टैम्प आता है और बैंक का करंट बैलेंस, ये क्वेश्चन में दोनों दिया हुआ है, इसी का टोटल करना है। जो बच गया ये आपका एडवांसेस एंड अदर एसेट्स में क्या क्या आता है वो देखिए। सबसे पहले तो प्रीपेड एक्सपेंस, जो आप ऊपर में 30 का प्रीपेड किया हो ना, आउटस्टैंडिंग कुछ था और उसके बगल में प्रीपेड था, ये देखो 30 का जो प्रीपेड, कहां गया भाई, कहां गया 30 का ये प्रीपेड, 30 का प्रीपेड ये आपको लेना पड़ेगा एडवांसेस में। उसके बाद पेमेंट ऑफ टैक्स, टैक्स का पेमेंट कितना है, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स 100, कहां है भाई, क्वेश्चन में देख लेते हैं। यहां पर देखो आपका फॉर, देखो प्रोवाइड इतना, अभी बताते हैं ये 100 कहां से आया, ये हम आपको अभी बताते हैं। 100 देखो एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, यहां पर ये 100 का दिया हुआ है, 100 का। ओके, तो यही वाला 100 यहां पर इन्होंने ये लोग लिखा हुआ है। फिर अदर एसेट्स में इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंट आउटस्टैंडिंग, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंट का आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो है वो 60 रुपीज यहां पर दिया हुआ है, 60 लेना है। और उसका देखो इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट अक्रूइंग जो है वो 700 है, अक्रूइंग जो है वो 700 है, ये भी आपका एडवांस में आ जाएगा। ये भी एक तरह से इंश्योरेंस कंपनी के लिए एसेट्स है। ओके, क्योंकि अक्रूड हो गया ना, वो तो मिलेगा ही सामने वाले पॉलिसी होल्डर से। फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग प्रीमियम जो है, इस सबको आउटस्टैंडिंग प्रीमियम क्वेश्चन में जब आप देखेंगे तो आपका प्रीमियम आउटस्टैंडिंग है 4056, ये भी इंश्योरेंस कंपनी को मिलेगा, इसीलिए ये इंश्योरेंस कंपनी के लिए एक तरह से एडवांस है या ये एक एसेट्स है, ये समझ लीजिए। उसके बाद एजेंट बैलेंस क्वेश्चन में 200 दिया हुआ है, यही आपको लेना है क्वेश्चन उठा करके, क्योंकि जो पैसा इंश्योरेंस कंपनी को मिलना है लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को उसका एजेंट दिया नहीं है, एजेंट के पास पड़ा हुआ है 200 रुपया, तो इंश्योरेंस कंपनी को तो मिलेगा ही वो पैसा, तो ये भी उसके लिए एक टाइप का एसेट्स है। सन्ड्री डेटर्स आप क्वेश्चन में देख लीजिएगा, एजेंट बैलेंस के जस्ट ऊपर में ही सन्ड्री डेटर 200 का है, ये देख लीजिए सन्ड्री डेटर यहाँ पर 200 का है, सन्ड्री डेटर 100 का है, सन्ड्री डेटर 100 का है, ये देख लीजिए सन्ड्री डेटर 100 का है, ये मैंने आपको टिक कर दिया। डिपॉजिट विद आरबीआई जो आप ऊपर में नहीं लिए थे वो यहां पर आएगा, डिपॉजिट विद आरबीआई। आप यहां पर जब कैलकुलेट किए थे तो आप 500 अदर इन्वेस्टमेंट में नहीं लिए थे, तो जो 500 नहीं लिए थे वो आरबीआई के पास डिपॉजिट है, वो आपको यहां पर अलग से लेना पड़ेगा। और उसके बाद डिपॉजिट विद इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, ये 2 का क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप पढ़िएगा आपको दिखेगा 2 रुपया, 2 भाई कहां है, ये देखो सन्ड्री डिपॉजिट विद इलेक्ट्रिसिटी, ये 2, ये आपको 2 का यहां पर लेना है। ठीक है, टोटल कर लीजिएगा 5748 आ जाएगा। करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर आता है, क्वेश्चन उठाकर लिख दीजिएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में आपका 90 प्लस 30, ये दोनों आउटस्टैंडिंग है, आप पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन देखिए, आपका 90 प्लस 30 का, ये दोनों, ये 90 का और ये 30 का आउटस्टैंडिंग है, ये दोनों आपको दिखाना है 90 प्लस 30 का। और कमीशन ड्यू बट नॉट पेड 130, कमीशन ड्यू बट नॉट पेड, ये देखो इसको थोड़ा सा हटाते हैं भाई, ये कमीशन ड्यू बट नॉट पेड ये 130 है। ओके, आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये सब करंट लायबिलिटी है आपका। क्लेम आउटस्टैंडिंग, क्लेम आउटस्टैंडिंग कितना है भाई,
क्लेम आउटस्टैंडिंग आपका 2000 रुपए का है क्लेम आउटस्टैंडिंग, एंड क्रेडिट बैलेंस पेंडिंग एडजस्टमेंट 120 का है। तो अब आप बोलोगे क्रेडिट ये 2000 और 120 बताइए, तो क्लेम आउटस्टैंडिंग कितना है आपका वो बताइए। क्लेम आउटस्टैंडिंग आपका हो जा रहा है 1200 प्लस 800, 1200 प्लस 800 ये क्लेम आउटस्टैंडिंग है, 1200 प्लस 800 इक्वल टू 2000, और क्रेडिट बैलेंस पेंडिंग एडजस्टमेंट 120, क्रेडिट बैलेंस पेंडिंग एडजस्टमेंट 120 है। ये अभी हम आपको दिखाते हैं। ये भी आपका एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग जो है, ये एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग 120 ये यहां पर आपका आ जाएगा, क्योंकि ये भी रुक जाओ, ये तो हम आप ऑलरेडी ले चुके हैं, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग ऑलरेडी ले चुके हैं। अभी हम आपको ऊपर बताते हैं कि ये 120 कहां से आया। तो यहां पर ये बोल रहा है कि क्रेडिट बैलेंस पेंडिंग एडजस्टमेंट 120 अभी बताते हैं 120 माइनस 200 9 3 12 100, तो क्रेडिट बैलेंस पेंडिंग एडजस्टमेंट 60 तो ले चुके हैं भाई, 6700 ले चुके हैं, 120 देख ले रहे हैं, ये आपका क्रेडिट बैलेंस पेंडिंग एडजस्टमेंट दिया हुआ है। ये सब वो आइटम है जो कंपनी के लिए एक तरह से करंट लायबिलिटी है, ये भी खत्म हो गया। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है 220, आप बोलेंगे कहां दिया हुआ है, तो आप नीचे एडजस्टमेंट में देखिएगा, आपको यहाँ पर 220 दिखेगा, ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन पर्पस के लिए इतना अमाउंट है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक्सपेंस जो है मिसलेनियस आइटम का नील है, इसी सब आइटम को उठा करके आप ऊपर बैलेंस शीट में डालेंगे, आपका बैलेंस शीट भी मैच करेगा, पीएल अकाउंट भी बन जाएगा। यानी नीचे का ही एडजस्टमेंट को जब आप शेड्यूल को उठा करके बैलेंस शीट में डालेंगे, आपका बैलेंस शीट मैच करेगा और यहाँ रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट मैच करेगा। अब इसके बाद अगर हम आपको लेके चलें, एक बार देख लेते हैं, अब इसके बाद क्या होमवर्क देने के लायक है वो हम आपको एक बार बता देते हैं। रुक जाओ, ये वाला जो क्वेश्चन है ये हम आपको अभी एक बार बता देते हैं, ये छोटा सा इजी सा क्वेश्चन है, छोटा सा इजी सा क्वेश्चन है। यहां पर आपको बोल रहा है इलस्ट्रेशन 32 में, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द लॉस ऑन अकाउंट ऑफ क्लेम टू बी सोन इन द रेवेन्यू अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021। तो आपको यहां पर सबसे पहले बोल रहा है कि जो इंश्योरेंस कंपनी के पास इंटीमेशन आया कि मेरे को इतना पैसा चाहिए, फिर इंश्योरेंस कंपनी ने उसे एडमिट किया और फाइनली उसे पेड किया। एडमिट करना मतलब रिकॉर्ड करना और फाइनली उसे पेड करना। तो 2020 में जो इंटीमेशन आया, 2020 में ही उसको एडमिट किया और 2021 अगले साल पे किया, ऐसा अमाउंट 15,000 है। 2021 में जो इंटीमेशन आया कि मेरे को पैसा दे दीजिए, 2021 में ही एडमिट किया, अगले साल 2022 में पे किया, ये अमाउंट है। तो ऐसे ही करके यहाँ पर टोटल अमाउंट यहाँ पर दिया हुआ, और आपको बोला है कि क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ री इंश्योरेंस का क्लेम अमाउंट जो है कि भाई मेरा पैसा तो दीजिए लेकिन पैसा मेरे हाथ में मत दीजिए, री इंश्योरेंस कर दीजिए, वो 25,000 है। आपको यहां पर बोल रहा है कि इस सभी एडजस्टमेंट को पढ़ करके आप प्लीज ये बताइए, कैलकुलेट द लॉस ऑन अकाउंट ऑफ क्लेम टू बी सोन इन द रेवेन्यू अकाउंट। कोई लॉस हो रहा है तो वो मुझे बताइए, रेवेन्यू अकाउंट में क्या शो होगा ये मुझे बताइए। रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, तो देखो बच्चा लोग, यहां पर जो इसका सोल्यूशन है, इसमें स्टार्टिंग कैसे करना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में ये पूछा है कि आप प्लीज 31 दिसंबर 2021 का मेरे को बताइए, 31 दिसंबर 2021। तो सबसे पहला जो आइटम आप रखोगे क्वेश्चन में, वो आपको ये रखना है कि 31 दिसंबर 2021 यानी 2021 में पेड क्या क्या हुआ है, 15,000, 12,000 और 21,000, इसी तीनों का टोटल, ये 15,000, 12,000 एंड 1,02,000, इसी तीनों का टोटल करके आपको यहां पर लिख देना है कि क्लेम टू बी पेड इन 2021। ये पहला काम आपको करना है। आउटस्टैंडिंग को लेस करना है, क्लोजिंग को ऐड करना है। आउटस्टैंडिंग का मतलब ओपनिंग को लेस करना है, क्लोजिंग को ऐड करना है आउटस्टैंडिंग का, यानी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। सबसे पहले तो आप क्लेम लिखो और उसमें क्लोजिंग वाला जो आउटस्टैंडिंग है वो ऐड होगा और ओपनिंग वाला जो आउटस्टैंडिंग है वो लेस होगा। यही है सोल्यूशन। हम आपको एक बार ये जो है क्या नाम है, इलस्ट्रेशन नंबर 32 है, इलस्ट्रेशन नंबर 32 ये हम आपको यहां पर सॉल्व करके बताते हैं। ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 32 है दोस्तों। सबसे पहले आपको क्लेम लिखना है, क्लेम पेड इन 2021। तो क्या पेड किए हो वो देखो, आपने पे किया है कितना अमाउंट, 15,000, 12,000 एंड 1,02,000। तो 15,000, 12,000 एंड 1,02,000। ओके, इसका टोटल आपका आ जा रहा है कितना भाई, 1,29,000, 1,29,000। इसमें आपको ऐड करना है, इसमें आपको सबसे पहले लेस करना है ओपनिंग, लेस करना है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, और फिर उसके बाद आपको ऐड करना है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। तो यहां पर ऐड कर दो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। ओके, और जो फाइनली लास्ट में बैलेंस आएगा उसमें से आप अगर कुछ, ये लोग कुछ अगर क्लेम को घर लेकर के चला गया है, देखो अगर कुछ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ री इंश्योरेंस वाज क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ री इंश्योरेंस, यानी कहने का मतलब है कि क्लेम का बैलेंस तो इतना है कि भाई तुमको इतना रुपया चाहिए, लेकिन इसमें से 25,000 ऐसा अमाउंट है। पहले हम आपको ये वाला सोल्यूशन बता देते हैं, रुको ये वाला सोल्यूशन बता दे रहे हैं, फिर हम आपको इसका रीजन बताएंगे। ये वो अमाउंट है जो 2021 में लोगों ने बोला मेरा पैसा मुझे दो, क्लेम किया मेरा पैसा मुझे दो। तो इसमें अगर ओपनिंग में कुछ था, ओपनिंग का मतलब होता है 2021 के पहले वाला इनिशिएटेड कुछ, तो ये वाला वो फिगर है, मतलब 15,000, 12,000 एंड 1,02,000 में ये वो अमाउंट है जो 2021 के पहले 2020 में ही इनिशिएट हो गया था, और ये भी वो अमाउंट है जो 2021 के पहले ही बिफोर
2019 में ही इनिशिएट हो गया था, ये वाला अमाउंट तो 2021 में ही इनिशिएट हुआ, तो ये ओपनिंग नहीं हुआ। जो उसके 2021 के पहले का है वो 2020 2019 का, ये दो अमाउंट 15,000 12,000 यही ओपनिंग है। 15,000 और 12,000, 15 के एंड 12 के आप जो है इसको लेस कर दीजिए, कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 27,000। ओके, ये आपको लेस करना पड़ेगा, ये लेस कर दिए। आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, क्लोजिंग वाला ऐड करना है। क्लोजिंग का मतलब होता है कि 2021 में जो इनिशिएट हुआ है या उसके बाद जो हुआ है। तो 2021 में जो इनिशिएट हुआ है वो ये है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग इनिशिएशन डेट से डिसाइड होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग इनिशिएशन डेट से डिसाइड होता है। तो 2021 या 2021 के बाद जो इनिशिएट हुआ वही क्लोजिंग है। तो 10,000 है और ये वाला 8,000 है, बिकॉज ये वाला तो आप ऑलरेडी 2021 वाला तो आप ऑलरेडी ऊपर में कंसीडर किए ही हो यहां पर, क्योंकि ये दोनों अमाउंट आप एक बार कंसीडर किए और यहां पर लेस कर दिए, लेकिन ये तो ऊपर में इंक्लूडेड है ही ऑलरेडी ऊपर में क्लेम में, इसीलिए इसको अलग से नहीं लिए। ये दो अमाउंट है 2021 का 2021 का, ऐसे तो है 3 ठो, लेकिन नीचे वाला ऑलरेडी इंक्लूडेड है ऊपर का क्लेम में। यहां पर आप सोल्यूशन में भी देख लीजिए, ये इंक्लूडेड है, ये दोनों बाद में जाकर के माइनस हो गया, लेकिन ये तो इंक्लूडेड ही है ऊपर में, इसीलिए उसको रहने देंगे। इसके अलावा जो 10,000 और 8,000 है, यही दो क्लोजिंग फिगर है, इसी को 10,000 प्लस 8,000 इक्वल टू 18,000 को ऐड बैक कर देंगे। और इतना करने के बाद जो अमाउंट आया है, इतना रुपया हम जैसे ही देने के लिए जा रहे थे पॉलिसी होल्डर को, हम इंश्योरेंस कंपनी है, हम पॉलिसी होल्डर जितना क्लेम किया है वो पैसा जैसे ही देने जा रहे थे, उसने बोला सुनिए ना, इसमें से 25,000 आप अपने पास रख लीजिए। इंश्योरेंस कंपनी को पॉलिसी होल्डर बोल रहा है कि इसका मुझे री इंश्योरेंस कर दीजिए, यानी जितना पैसा हम उसको देने जा रहे थे उसमें से 25,000 वो उल्टा इंश्योरेंस कंपनी को ही दे दिया री इंश्योरेंस के लिए। तो री इंश्योरेंस का जो अमाउंट है, री इंश्योरेंस का जो अमाउंट है ये माइनस हो जाएगा, जो रिमेनिंग बचेगा यही आपका फाइनल आंसर है। और रिमेनिंग आपका अमाउंट है, जब आप सारा हिसाब किताब कर लेंगे तो 95,000 का अमाउंट आ जाएगा। 95,000 का ही अमाउंट है जो कि क्लेम एक्चुअली में पेड होगा 2021 में, क्लेम जो एक्चुअली में पेड होगा, पेड इन 2021, यही है आपका फाइनल आंसर। इसके बाद हम देख लेते हैं कि कोई और भी क्वेश्चन है कि नहीं। यहां पर इन्होंने क्या रखा है भाई, एक बार देख लेते हैं कोई और है कि नहीं, रुको देख लेते हैं एक बार। अभी हम आपको जो इलस्ट्रेशन नंबर 33 है ये करवा रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 33 एक बार के लिए हम यहां पर इलू 33 लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन जो है क्वेश्चन दिखा देते हैं। देखो यहां पर आप देखो, इन्होंने यहां पर क्वेश्चन में बोला कि खुश रहो इंश्योरेंस कंपनी के पास टोटल में जो रिजर्व का बैलेंस है, अनएक्सपायर्ड रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क जो है वो 100 करोड़ है। अब इस 100 करोड़ को इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। 100 करोड़ को इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहले इन्होंने बोला 100 करोड़ है, जिसमें से इन्होंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। क्या है 3 पार्ट भैया? सबसे पहला 37.5 इनका है मरीन के लिए। मरीन का ही मतलब होता है मशीन, मशीन का ही मतलब होता है मरीन। ओके, तो सबसे पहले रुक जाओ, 1 सेकंड रुक जाओ, देख लो। तो इन्होंने यहां पर 3 पार्ट में डिवाइड किया। ये जो इनका मरीन से रिलेटेड है वो 37.50 है। फायर से रिलेटेड इनका 50 है, फायर से रिलेटेड इनका 50 है। ये इनका मरीन से रिलेटेड है, मरीन को ही मशीन बोलते हैं। 37.5 है, 37.5 है। फायर से रिलेटेड इनका 50 है। और बढ़ते हैं भाई आगे। इनका जो ये है मिसलेनियस से रिलेटेड 12.5 है। मिसलेनियस से रिलेटेड इनका 12.5 है। टोटल करोगे 100 हो जाएगा। ओके, अब इन्होंने आगे बोला ये अमाउंट है क्या, तो वो देख लो। ये अमाउंट है अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व का अमाउंट है। अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व का ये अमाउंट है। ओके, अब आपको आगे इन्होंने बोला कि देखो जो आपका मरीन से रिलेटेड है उसमें हम लोग 100% रिजर्व मेंटेन करते हैं, यानी इसमें हम लोग 100% रिजर्व को मेंटेन करते हैं। लेकिन जो फायर और मिसलेनियस है इसमें हम लोग नेट में जो प्रीमियम आता है उसका 50% ही हम लोग रिजर्व मेंटेन करते हैं। हर कंपनी को एक रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है। इनका जितना पैसा आने वाला रहता है, जितना पैसा इनको मिलने वाला रहता है, इसका डिफरेंस का ये लोग रिजर्व में पैसा जमा करता है कि कभी भी फ्यूचर कंटिजेंसी से बचेंगे। तो ये वाले पोर्शन में उसका 100% से रखना चाह रहा है ये लोग रिजर्व, और ये पोर्शन में 50% रखना चाह रहा है। ओके, अब आप बोलोगे डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में इन्होंने यहां पर क्या बोला वो देखो। इन्होंने यहां पर बोला, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। इन्होंने बोला कि मरीन का जो बैलेंस है वो मरीन का जो प्राइमा फेसी बैलेंस है वो 45 है। ओके, और इंश्योरेंस अदर देन इन रिस्पेक्ट ऑफ पॉलिसी इशू हुआ है पॉलिसी 17.5 का। ओके, एंड अदर इंश्योरेंस कंपनीज इन रिस्पेक्ट ऑफ रिस्क टेकन इतना ही है। कहने का मतलब है कि जो इशू हुआ है ये ऐड होता है और जो रिस्क टेकन है वो लेस होता है। तो अमाउंट कितना आ रहा है ये मुझे बताइए, ऐड लेस करके मुझे बताइए। तो 45, एक मिनट, 45 अगर हम मरीन का निकालें कि अनएक्सपायर्ड रिस्क का यूटिलाइजेशन कितना होगा, रिस्क रिजर्व का यूटिलाइजेशन कितना होगा, यूज कितना हो जाएगा, तो वो हम आपको बता रहे हैं। 45 ये है फॉर मरीन। ओके, मरीन के लिए है 45
में आपको ऐड करना है दोस्तों 17.5 और उसमें से जो ये लोग पे कर देंगे, जितना रिस्क कवर्ड है वो ऑलरेडी है इनका 16, यानी जो पेड हो जाएगा वो है 16.75 ये माइनस करेंगे तो नेट में कितना बच जा रहा है वो देखो 45 प्लस 17.5 माइनस 16.75 तो अमाउंट आ जा रहा है 45.75। तो क्या ये पहले वाले से ज्यादा है या कम है? ये पहले वाले से ज्यादा है, 37.5 ही पहले है और अभी 45.75 हो जा रहा है। तो डिफरेंस कितना है ये मुझे बताइए, क्योंकि लोअर वाला जो है वो ज्यादा हो जा रहा है, यानी आपको मेंटेन ज्यादा करना पड़ेगा। तो 45.75 माइनस 37.5 डिफरेंस कितना आ रहा है 37.5, तो माइनस डिफरेंस आ रहा है 8.25। इतना से आपको जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा, यानी इतना से आपको अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व आपको और मेंटेन करना पड़ेगा। किस नाम पर? तो आपको मरीन के नाम पर 8.25 का मेंटेन करना पड़ेगा। यही इसका पहला जर्नल एंट्री हो जाएगा। आप इंस्टीट्यूट का आंसर भी मैच करेंगे तो आपको वही दिखेगा, मरीन के नाम पे रेवेन्यू बुक करना पड़ेगा 8.25 से, मरीन रेवेन्यू आप इसको बोल दीजिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला जर्नल एंट्री बताते हैं आपको। अब आपको निकालना है फॉर फायर। तो फायर का जब आप निकालोगे तो फायर का बैलेंस कितना है? फायर का बैलेंस कितना है? 107.50, 107.50 ओके, प्लस 12.5 माइनस 10.75, 12.5 माइनस 10.75। तो आपका अमाउंट कितना आ जा रहा है वो देखिए, आपका अमाउंट आ रहा है 107.5 प्लस 12.5 माइनस 10.75। ये अमाउंट आपका आ जा रहा है 109.25। तो क्या ये पहले वाले से हायर है या लोअर है? तो पहले हमारा जो मेंटेन करना था वो 50 करना था और यहां पर ये उससे ज्यादा आ जा रहा है। ओके, कितना करना था पहले आप देख लीजिए। आप जब इंस्टीट्यूट का आंसर देखेंगे वो भी आपको कुछ इसी हिसाब से दिखेगा। रुक जाओ एक बार देख लेने दो भाई। लेकिन इसका 50% ही आपको मेंटेन करना है। ऐसा क्वेश्चन में बोला है कि फायर और मिसलेनियस में 50% ही करना है। तो जब इसका 50% करोगे, 50% को ही इंस्टीट्यूट ने डिवाइडेड बाय 2 करके कैलकुलेशन दिखाया है। देखो ये वाला पूरा 100% ले लिया तो ये पूरा 45.75 ले लिया। इसको डिवाइडेड बाय 2 करने का मतलब ही है कि इसका 50% लिया है। डिवाइडेड बाय 2 का मतलब होता है 50%। तो जब आप इसका 50% निकालोगे तो आ जाएगा आपका 109.25 इंटू 50% आ जाएगा 54.625। तो ये उससे ज्यादा है या लोअर है वो देख लीजिए। यहां पर 50 है और नीचे में 54.625। तो डिफरेंस जो है यहां पर नीचे वाला ज्यादा आ जा रहा है। 54.625 माइनस 54.625 से ये जर्नल एंट्री हो जाएगा। ये फायर रेवेन्यू के लिए है, फायर रेवेन्यू अकाउंट डेबिट, और फिर से आपको नया अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व आपको क्रिएट करना पड़ेगा। कितना से? 4.625 से, 4.625 से आपको क्रिएट करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपको आगे लेकर के चलते हैं। अब जो अगला अमाउंट है वो कितना है? अगला अमाउंट है आपका 30, 10 और 17.50, 30, 10 और 17.50। तो ये है फॉर मिसलेनियस। कितना अमाउंट है भाई? 30 प्लस 10 माइनस क्या है भाई? 17.50, 17.50। तो अमाउंट कितना आ रहा है? 40 माइनस 17.5, आपका अमाउंट आ रहा है 22.5। तो यहां पर क्या नीचे वाला लोअर है या ऊपर वाला लोअर है जो ऊपर कैलकुलेट किए थे? ये तो 12.50 ही है और नीचे आपका आया है 22.50। एक बार देख लेते हैं भाई सही से किए हैं कि नहीं हम। हाँ भाई 30, 40। अब इसका जो है आपको 50% एक बार निकाल लेना पड़ेगा पहले, क्योंकि मिसलेनियस का भी 50% आएगा। तो 50% जब इसका आप निकालोगे तो अमाउंट आ जाएगा 11.25, जबकि ऊपर में जो निकाले थे आप वो कितना था? आप जो ऊपर निकाले थे वो 12.50 था। ये पहला अमाउंट ऐसा है जिसका नीचे वाला लोअर है। तो यहां पर डिफरेंस कितना हो जाएगा? डिफरेंस 12.5 आपको करना था, 11.25 ही आपका रिक्वायर्ड है। तो यहां पर आपके पास अनएक्सपायर्ड रिजर्व आपके पास ही ज्यादा हो जा रहा है, माइनस 11.25 आप करोगे 1.25 आ जाएगा। इसमें जर्नल एंट्री रिवर्स हो जाएगा। आप जब इंस्टीट्यूट का आंसर देखेंगे तो इसमें जर्नल एंट्री रिवर्स हो जाएगा, इसमें अनएक्सपायर्ड रेवेन्यू रिजर्व डेबिट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास ये है। आपको यहां पर स्पेशल वो अनएक्सपायर्ड रेवेन्यू रिजर्व जो आप ऑलरेडी मेंटेन किए हो तो उसी से पैसा निकाल करके आपको मिसलेनियस रेवेन्यू में डालना पड़ेगा। तो यहां पर रिवर्स जर्नल एंट्री हो जाएगा, इसलिए क्योंकि यहां पर नीचे वाला लोअर हो चुका है। ओके, आप एक तरह से ये समझ लीजिए ना कि नीचे वाला माइनस ऊपर वाला आप कर रहे थे, तो आपको 11.25 माइनस 12.50 करना था, तो ये नेगेटिव आ गया है पहली बार। तो अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व अकाउंट डेबिट 1.25 टू ये वाला मिसलेनियस रेवेन्यू के लिए है, मिसलेनियस रेवेन्यू के लिए है। ओके, 1.25 ये जर्नल एंट्री हो गया। और फाइनली जब आप इसका लेजर बनाएंगे तो लेजर में आप बोलेंगे कि भाई देखो पहले तुम 3 ठो चीज थे, एक तो था मरीन का, एक तो था फायर का, एक था मिसलेनियस का था।
और यहां भी आपको 3 ठो बना लेना है, एक ठो मरीन का, एक ठो फायर का, एक ठो मिसलेनियस का। ओके, मिसलेनियस का बना लेना है। इसका जो ओपनिंग बैलेंस था वो क्या था वो देख लीजिए। इन्होंने भी ऐसे ही बनाया है। देखिए सबसे पहले इन्होंने ओपनिंग बैलेंस लिखा जो क्वेश्चन में ऑलरेडी 37.5, 50 और 12.5 दिया हुआ था। ओपनिंग बैलेंस टू बीडी बैलेंस 37.5, 50 एंड 12.5 जो दिया हुआ था। लेकिन जिस दो चीज में आपको क्रिएट करना पड़ा, टू रेवेन्यू, आपको जो नया क्रिएट करना पड़ा, क्या क्रिएट करना पड़ा देख लीजिए। ये जो अकाउंट है ये एक्चुअली में अनएक्सपायर्ड रेवेन्यू रिजर्व का अकाउंट है, अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व का अकाउंट है। ये जो अकाउंट आप बनाए हैं अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व का अकाउंट है। तो आप जो नया क्रिएट किए हैं वो टू रेवेन्यू आप बोल दीजिए, टू रेवेन्यू। और इसमें मरीन के केस में आपको नया क्रिएट कितना करना पड़ा है वो देख लीजिए आप। मरीन के केस में आपको करना पड़ा है 8.25 का, फायर के केस में 4.625 का। तो 8.25 और 4.625। लेकिन इस केस में मिसलेनियस के केस में आपको डेबिट में लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अनएक्सपायर्ड रेवेन्यू रिजर्व आपको मतलब रिस्क रिजर्व आपको डेबिट करना पड़ा है। तो इसके डेबिट साइड में 2 लिखना पड़ेगा, 2 रेवेन्यू। और यहां पर आपको मिसलेनियस में, क्योंकि यहां पर देखो ऊपर का 2 जर्नल एंट्री में अनएक्सपायर्ड रेवेन्यू रिजर्व को क्रेडिट किए हैं, इसलिए अनएक्सपायर्ड रेवेन्यू रिजर्व का जो आप अकाउंट बनाए हैं उसके क्रेडिट साइड में रेवेन्यू को बुक किए हैं। ठीक है, 8.25 और 4.625। लेकिन जो तीसरा जर्नल एंट्री है उसमें अनएक्सपायर्ड रेवेन्यू रिजर्व को डेबिट किए, तो उसके डेबिट साइड में अनएक्सपायर्ड रेवेन्यू रिजर्व के डेबिट साइड में आपको लिखना पड़ेगा इसमें आपका 1.25। अब आप फाइनली जब बैलेंस मैच करेंगे तो आपका यहां पर सीडी बैलेंस आ जाएगा। मेरे हिसाब से ये लोग भी वही किया है। आप देखिएगा आपका सीडी बैलेंस आएगा 45.75, 45.75, 45.75। दूसरा वाला जो टोटल है वो आपका 54.63, 54.63। इस दोनों का टोटल जब आप करेंगे उसके बाद ये हो जाएगा आपका 11.25। तो ये वो अमाउंट है जितना आपको मेंटेन करना चाहिए था, जो आप नीचे में कैलकुलेट किए थे। अभी आप देखिए नीचे में जो आप कैलकुलेट किए थे 45 पॉइंट समथिंग, देखो एक मिनट, ये जो आप कैलकुलेट किए थे ये आपको मेंटेन करना चाहिए था। यही वो बैलेंस आ रहा है 45.75, जो आप 54.625 जो आपको करना चाहिए था वही यहां पर आपने लिखा है। ठीक है, फाइनली ये वाला क्वेश्चन भी आपका खत्म हो चुका है। अब एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कि कुछ और है कि नहीं। ये वाला जो क्लेम रिसीवेबल है, एक्सपेंस मैनेजमेंट है, इस तरह का क्वेश्चन हम आपको ऑलरेडी करवा चुके हैं। ये आपका होमवर्क है, हम ऊपर इस तरह का क्वेश्चन करवा चुके हैं। अब ऐड लेस करने वाला है, आउटस्टैंडिंग ऐड होगा, प्रीपेड लेस होगा। ये वाला क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है। ये भी इस तरह का सेम क्वेश्चन हम आपको ऊपर करवा चुके हैं। ऐड लेस करके आपको फाइनली अमाउंट निकालना रहता है, ये भी आपके लिए होमवर्क है। और पीएल भी करवा चुके हैं, रेवेन्यू अकाउंट और बैलेंस शीट भी करवा चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है, क्योंकि इंटरेस्ट वगैरह जो है वो ऐड होता है और बोनस वगैरह जो पे हो जाता है वो माइनस होता है, क्लेम वगैरह भी माइनस होता है। इस तरह का क्वेश्चन हम आपको ऑलरेडी करवा चुके हैं। ये सब होमवर्क है, सेम टू सेम हम आपको ऊपर करवाए हैं। अगर आप मेरे वीडियो को पूरा देखे हैं तो आपका सारा ही क्वेश्चन हो जाएगा, जो इलस्ट्रेशन इनका इसके बाद है। सेम हम अभी बड़ा सा क्वेश्चन आपको बैलेंस शीट और रेवेन्यू अकाउंट वाला करवाए, वैसा ही क्वेश्चन ये भी है, कॉपी पेस्ट हम इसको पूरा देख चुके हैं। अब देख लेते हैं कि कुछ और है कि नहीं। वर्कबुक भी हम चेक किए, उसमें भी ऑलमोस्ट यही का कॉपी पेस्ट है। ओके, ये सब सारा क्वेश्चन आपका होमवर्क है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो किसी भी शेड्यूल को लेकर के, कोई भी एड लेस को लेकर के, तो आप मेरे को पर्सनली जो है वो पूछ सकते हैं। ये मेरा पर्सनल नंबर है। डाउट सॉल्विंग पूरा फ्री है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी बच्चों के लिए। 9007746507 पर आप मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज या कॉल करके भी पर्सनली आप मेरे से अपना डाउट पूछ सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में, कोई भी डाउट हो किसी भी सब्जेक्ट में। ओके, फिलहाल हम एक बार नीचे देख लेते हैं भाई और कुछ नया टाइप का है कि नहीं। ये तो रेवेन्यू अकाउंट वगैरह सब बनाना हम आपको बता चुके हैं। इसी बात पर आपका ये चैप्टर खत्म हो चुका है। अच्छे से पढ़ाई करिए, ऑल द बेस्ट, राधे राधे।